प्रणाम रानी साहब। आपने आने का कष्ट क्यों किया? मुझे बुला लेती। हमारे यहाँ आने में आपको कोई आपत्ति है? रानी साहब, आपका आना तो अहोभाग्य है और आप तो जहाँ चाहे आ जा सकती हैं। अपने ही तो घर में है। अभागी तो हम हैं जो हमारे घर नहीं लौट पा रहे। जो अपने भाग्य को कोसते हैं राधा भाई, भाग्य उनको कोसता रहता है। मैं अपने भाग्य को नहीं कोस रही, बस उसे बदलने की आशा कर रही हूँ। स्थितियां आशाओं से नहीं, प्रयास से बदलती हैं। आपकी प्रेरणा से प्रयास करने का साहस भी आ जाएगा। आपसे बहुत कुछ सीखा है, सीखना बाकी है। आपको देख के ही तो समझ में आया है कि असली चरित्र विपत्ति काल में ही सामने आता है। हमने यहाँ पर अभी कोई आवाजें सुनी थी। जैसे ही हम पहुंचे वो आवाज बंद हो गई। क्या हो रहा था यहाँ पर? रानी साहब, वो हम अपने गुड़िया के लिए सिंहासन बना रहे थे, उसी की आवाज होगी। लड़कियां सिंहासन पर नहीं बैठा करती। शाबाश बजर खान, क्या खुशखबरी ला कर दी है। जाइए। आखिर शाहू जी पर नजर रखना काम आ ही गया। वो कैसे? सिर्फ बालाजी की वफादारी इधर से उधर नहीं हुई, दक्खन की पूरी सियासत इधर से उधर हो गई है। मराठी कहते हैं ना कि हमारे सर कट सकते हैं पर झुक नहीं सकते। अब देखना, सर कटेंगे भी और झुकेंगे भी। सारा रानी साहब, अब आपका सर झुकेगा और बालाजी और उसके घर वालों के सर कटेंगे। मजा आएगा। कौन है तू? किधर जा रहा है? वो मैं बादशाह कमबख्श के सामने जाना चाहता हूँ। तो तू हुजूर की खिदमत में पेश होना चाहता है। क्या करेगा वहां जाकर? चुटकुले सुनाऊंगा। चुटकुला सुनाएगा? कहीं ऐसा ना हो कि तू खुद चुटकुला बनकर रह जाए। श्रीमान, बस एक बार मुझे बादशाह सलामत के सामने जाने दीजिए। सुन, बादशाह सलामत अपना दिल बहलाने के लिए खून बहाते हैं, चुटकुले नहीं सुनते। जा, चला जा यहाँ से। तो फिर ये फैसला आप बादशाह सलामत को ही लेने दीजिए ना, कि वो अपना दिल बहलाने के लिए चुटकुला सुनना चाहते हैं या नहीं। या शहंशाह औरंगजेब के स्वर्गवास के बाद मुगल सल्तनत की ये स्थिति हो गई है कि बादशाह को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ये बादशाह नहीं उनके नौकर तय करते हैं। कौन है ये नामुराद? सब कुछ गलत हो रहा है राजे। कमबख्श के साथ के युद्ध में मात्र हमारी सेना पराजित नहीं हुई है, हमारे बहुत सारे सैनिक बंदी पड़े हैं वहां पे, और उन्हीं के साथ हमारा स्वाभिमान बंदी पड़ा है। भाई साहब, बाजी मारा गया क्या? इस युद्ध की पूर्ण सूचना नहीं है हमारे पास। हमें तो ये भी नहीं पता कि चंद्रसेन भी जीवित है या नहीं। हमने अपने सबसे खास गुप्तचरों को वहां भेजा है। जैसे ही उनसे सूचना मिलेगी, तब हम निर्णय ले सकते हैं कि अपने सेना को वापस कैसे लाना है।
जब ये संकट समाप्त होगा ना, तब हम माँ तुलजा भवानी के मंदिर में जाएंगे और उनके कृपा की प्रार्थना करेंगे। चलिए। ऊपर वाला दुआ कबूल कर ले तो समझिए आपका यकीन बढ़ा रहा है। दुआ कबूल ना करे तो आपका सब्र बढ़ा रहा है, और दुआ अनसुनी कर दे तो समझिए ऊपर वाले ने दुआ का जवाब दे दिया पर आपको समझ नहीं आया। और आप समझते हैं कि हमारी दुआओं का जवाब आप हैं? माशा अल्लाह। आप बहादुर भी हैं और अक्लमंद भी। उम्मीद है आपकी अक्लमंदी हमारी तजवीज को सुनेगी भी और मानेगी भी। जो सूरमा 4000 फौज के साथ 40 से हार चुका हो, वो हमें क्या सलाह दे सकता है? हम तो सिर्फ बाजी हारे थे, आप तो पूरा खेल हारने जा रही हैं रानी साहब। आपका सबसे तेज प्यादा बालाजी अभी बिसात में तो है, पर अब चाल आपकी तरफ से नहीं, शाहू जी की तरफ से चल रहा है। बालाजी अकेला शाहू जी की तरफ नहीं गया, प्यादा अपने साथ वजीर को भी ले गया है। थाना जी? जी हाँ, आपका वफादार थाना जी और उनका वफादार बालाजी दोनों गद्दारी कर गए। शाहू जी अब खैरियत में है और लंबकिनी के रास्ते में है। कोल्हापुर? जी हाँ, उनका रास्ता जरूर लंबकिनी से निकलता है, पर उनकी आखिरी मंजिल सतारा का तख्त ही है। आकाश पे धरा है। दक्कन के बादशाह के आगे ये मस्करा खड़ा है। हंसी को इस नगर का रास्ता दिखाने आया हूँ बहुत दूर से मैं, एक चुटकुला सुनाने। नाम क्या है तेरा? बाजी। बाजी? मस्खरा? तू मस्खरा है तो लगता क्यों नहीं? वाह, क्या दृष्टि है, क्या नजर है। हुजूर, मैं मस्करा इसीलिए नहीं दिखता क्योंकि जो पहली बार आई वो शर्म वो हया हूँ। मस्करा मैं हूँ पूरा, लेकिन अभी नया हूँ। बादशाह सलामत, आज मैं पहली बार किसी बाहर वाले के सामने अपना चुटकुला सुनाने जा रहा हूँ। आज तक मेरे चुटकुले सिर्फ मेरे भाई बहनों और मेरे घर वालों ने ही सुने हैं। उस्ताद कौन है तेरा? मेरी आई। और तेरी माँ ने तुझे आज तक सिखाया नहीं क्या कि बादशाहों के सामने जब खड़े होते हैं तो झुककर सलाम करते हैं? मराठी का सर कट सकता है, झुक नहीं सकता। ये सूचना देकर आपने हमें प्रसन्नता दी है, क्योंकि अब सिद्ध हो चुका है कि औरंगजेब के जाने के बाद आप पागल हो गए हैं और दिन में सपने देखते हैं। धाना जी इस मराठी साम्राज्य की जड़ है।
और जड़ हमेशा अपने पेड़ के साथ ही जीती है और उसी के साथ मर जाती है, पर अपने पेड़ को कभी छोड़ती नहीं। हम मराठी हैं, मुगल नहीं। किसी पराये के कहने पर अपनों पर विश्वास करना नहीं छोड़ते हैं। इस वक्त आप मंदिर के सामने खड़े हैं, इसीलिए अभी तक जीवित है खान साहब। इससे पहले कि हम मंदिर की मर्यादा भूल जाए, चले जाइए यहाँ से। हम तो यहाँ राजे को तख्त पे बैठाए रहने की तजवीज लेकर आए थे, पर आपने हमारी तौहीन की है। याद रखिए, आज कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आया है, पर अब प्यासा कुएं को ढूंढता निकलेगा, और ये हमारा दावा है। बालाजी, आप हमें एक ऐसी दुविधा में फंसा रहे हैं। सिंहासन पर कौन बैठने योग्य है, कौन नहीं, इसका निर्णय लेने वाले हम कौन होते हैं? राजा सरदारों के भाग्य का निर्णय लिया करते हैं, सरदार राजाओं के भाग्य का निर्णय नहीं लिया करते। ये आपत्ति काल है श्रीपतराव जी, और ऐसे काल में मर्यादा कभी कभी भूलनी भी पड़ती है। पर तारा रानी साहब ने मराठी स्वराज के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। तारा रानी साहब और उनके बलिदान का सम्मान हम भी करते हैं, धनाजी भी और शाहू जी भी। रानी साहब ने इस देश के लिए जो कुछ सहा है, जो कुछ किया है, उस पर प्रश्न उठाना सूरज को दिया दिखाने जैसा है। पर औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी है। अब हमारा एक शत्रु नहीं है, 3 शत्रु हैं, मुआजम, आजम और कमबख्श, और ये तीनों मराठी सिंहासन पर बैठने वाले पर वार करेंगे, सिंहासन के पीछे शासन चलाने वाले पर नहीं। हमें रानी साहब की क्षमताओं पर कोई संदेह नहीं, पर राजे की अक्षमताओं पर पूर्ण विश्वास है। यह आप भी जानते हैं श्रीपतराव जी कि राजे इन शत्रुओं से देश की तो क्या, स्वयं अपनी रक्षा करने के लिए भी सक्षम नहीं है। श्रीपतराव जी, आप हमारी सहायता करें ताकि हम आपकी सहायता कर पाएं। पर हमारे पास राजे के विरुद्ध सैनिक अभियान में सहायता करने योग्य सेना नहीं है। हम मात्र आपको रहने का स्थान दे सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आप बस अधिक से अधिक मराठी सरदारों को एकत्रित करें, इससे पहले कि राजे को हमारे सकुशल होने का और सिंहासन की तरफ बढ़ने के इरादों का पता चले, हमें अपने समर्थक ढूंढने होंगे। राधा भाई, यदि हम सब एक साथ यहाँ से बाहर निकलेंगे तो पहरेदारों का ध्यान हम पर जाएगा। इसलिए पहले हम अपने पुत्र शंभू राजे के साथ जाते हैं, उसके बाद आप अपने बच्चों के साथ आइएगा। राक्षस भाई साहब, जैसे आपको अपनी संतान प्यारी है, वैसे मुझे अपनी। जाएंगे तो सब एक साथ, वरना कोई नहीं जाएगा। राधा भाई, आप शायद भूल रही हैं, हम यहाँ की रानी हैं। हमारा क्रोध कुछ भी कर सकता है। और शायद आप ये भूल रही हैं कि मैं एक माँ हूँ, और माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। चले? हाँ, बादशाह सलामत, आप इतने ऊंचे हैं कि मैं आपसे झुककर बात कैसे करूं? बोलो, ऐसी मूर्खता की मैं शुरुआत करूं कैसे? आज
अस्मा के सूरत से मैं झुककर बात करूं कैसे? झुककर तो चींटियों से बात करते हैं बादशाह सलामत। ज्ञान, विद्या और वीरता के पर्वत से नहीं। बादशाह सलामत तो दयावान, गुणवान, सत्यवान, महान है। ये बाजी को हो क्या क्या है? मुगलों के तलवे चाटने के लिए वो चंद्रसेन क्या कम था कि अब ये भी शुरू हो गया? बादशाह सलामत, हो सकता है सुनने वाले ये सोच रहे हो कि ये मस्करा आपकी चापलूसी कर रहा है, पर ऐसा है नहीं, क्योंकि मस्करा मक्खन सिर्फ रोटी पर लगाता है, बादशाहों पर नहीं। आपने क्या सोचा था राजेश भाई साहब? आप एक सीधी साधी औरत को मोहरा बनाकर उससे सुरंग खुदवाकर यहाँ से निकल जाएंगी और हमें सूचना भी नहीं मिलेगी? आप हमारी सहपत्नी हैं, फिर भी नहीं जानती कि हम कौन हैं? दोबारा ऐसी भूल मत कीजिएगा, क्योंकि हम मात्र पहला अपराध क्षमा करते हैं। दूसरी बार हम भूल जाएंगे कि आपसे हमारा कोई रिश्ता भी है। आपने ऐसा क्यों किया राधा भाई? आपको लगा कि आप अपने पल्लू पर महल का नक्शा बना के घूमती रहेंगी और हमें पता नहीं चलेगा? सरकार, सत्य तो ये है कि जिस तरह आपने बिना स्वयं तलवार उठाए ही मराठियों को बंदी बना लिया, उससे मेरे मन मंदिर में बस आपकी ही वीर छवि बस गई है। मैं आपकी वीरता की कथाएं गली गली सुनाऊंगा। तेरे कहानियों से गूंजे सातारा और दिल्ली, तेरे गीत गुनगुनाए शेर चूहे बिल्ली। मेरे आका की कहानी हर दर पे मैं कहूंगा, चाहे दुनिया वाले मुझे पुकारे शेख चिल्ली। बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, अगर चुटकुला भी उतना ही अच्छा सुनाओगे तो इनाम मिलेगा। सरकार, इनाम? इनाम से मुझे मेरे मित्र की याद आ गई, मेरा लंगोटिया गोटिया। गोटिया ने एक बार मुझसे बोला कि जो भी मेरी इच्छा पूरी करेगा मैं उसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तो मैंने उससे पूछा कि तेरी वो इच्छा क्या है? तो गोटिया बोला, यही कि कोई मुझे बिना काम किए 2000 स्वर्ण मुद्राएं दे दे। वैसे सरकार, मेरा दोस्त गोटिया है बड़ा विचित्र। एक बार वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो मैंने उससे पूछा, एक गोटिया क्या सोच रहा है? तो गोटिया बोला, सोच रहा हूँ कि एक बार आगरा जाकर ताजमहल देखाऊं, कितना खर्चा आएगा? तो मैंने बोला, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं? ऐसे कैसे? हुजूर, खर्चा जाने में होता है, सोचने में नहीं।
हाँ? सोच रहे। वैसे सोच भी बड़ी अद्भुत चीज है श्रीमान। एक बार एक अंधे मराठी ने मुगल सेना में भर्ती होने की बात सोची। अच्छा। तो मुगल सरदार ने पूछा, "ए, तुम तो अंधे हो, तो तुम फौज में क्या करोगे?" तो अंधा बोला कि मैं ऐसा अंधाधुन तीर चलाऊंगा कि दुश्मन तो क्या, तुम भी थर-थर कांपोगे। और मल्हार, बाजी जो चुटकुले सुनाकर आखिर करना क्या चाहता है? बाजी की बुद्धि में कब क्या आ जाए, ये कौन कह सकता है? आप इन्हें दंड दे ना दें आई साहब, हम इन्हें दंड अवश्य देंगे। इन्होंने यहाँ से भागने का जो प्रयास किया है ना, इसका दंड ये है कि इन्हें अपने बच्चों से दूर रखा जाएगा। अपनी इस मस्खरी के लिए तुम्हें क्या इनाम चाहिए? शाबाश बाजी, अब बाजी इनाम में हमारी स्वतंत्रता मांगेगा। और सुनाओ। एक बार एक मुगल सैनिक अपने सेनापति के पास गया और बोला, जनाब, मेरे पास दो खबरें हैं, एक अच्छी और एक बुरी। अब पहले कौन सी सुनना चाहेंगे? अच्छी, अच्छी सुनाओ। सेनापति का भी यही जवाब था। अच्छा। तो सैनिक बोला, अच्छी खबर ये है कि हम सातारा जीत गए। और फिर सेनापति बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, बुरी खबर क्या है? तो सैनिक बोला, बुरी खबर ये है कि अच्छी खबर झूठ थी। बहुत बढ़िया। और फिर इसी मुगल सैनिक ने एक मराठी सैनिक से शर्त लगाई कि हम दोनों में सबसे अधिक बुद्धिमान कौन है। दोनों में बहुत देर तक तू मैं चली। फिर क्या हुआ? फिर मराठी ने अपनी बुद्धि चलाई। वो बोला कि हम दोनों एक दूसरे से एक एक प्रश्न पूछेंगे। अगर मराठी मुगल सैनिक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो मराठी मुगल सैनिक को 50 सिक्के देगा, और अगर मुगल सैनिक मराठी सैनिक के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो अरे तो क्या? हुजूर, वो मुगल सैनिक भी आपकी तरह ही उतावला था। उसने बिना मराठी के पूरी बात सुने ही उसे कह दिया कि अगर मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया तो मैं तुम्हें 50 नहीं 500 सिक्के दूंगा। और फिर पहला प्रश्न मुगल ने मराठी से पूछा। हाँ, क्या पूछा? बता, इस समय मेरे मन में क्या चल रहा है? बेचारा मराठी क्या करता, उसे क्या पता कि मुगल सैनिक के मन में क्या चल रहा है। तो उसने हार मान ली और मुगल सैनिक को 50 सिक्के दे दिए। हाँ, अरे पर हमें तो बताओ कि उस मुगल सैनिक के जहन में चल क्या रहा था? ख्याल चल रहा था। अच्छा। ख्याल क्या था वो अलग बात है। अब मराठी ने मुगल से प्रश्न पूछा कि बता, दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को भी नहीं पता। बेचारा मुगल सैनिक सोचता रहा, बाल नोचता रहा। आखिरकार उसने हार मान ली और मराठी सैनिक को 500 सिक्के दे दिए, और मराठी सैनिक मुगल से वो 500 सिक्के लेकर जाने लगा। नहीं, ये क्या बकवास है? वो मराठी 500 सिक्के लेकर बिना जवाब दिए जा कैसे सकता है? उसे मुगल सैनिक को जवाब देना पड़ेगा। यही मुगल सैनिक का भी यही प्रश्न था। ए मराठी, बता, ऐसी कौन सी चीज है जो दुनिया में कोई भी नहीं जानता? फिर उस मराठी ने क्या जवाब दिया? मराठी ने मुगल सैनिक को और 50 सिक्के दे दिए और बोला, जो दुनिया में किसी को नहीं पता वो मुझे भी नहीं पता। ए लड़के, तू यहाँ हमें हंसाने आया है या हमारी हंसी उड़ाने आया है?
तुम्हें लगता है कि हम मुगल बेवकूफ हैं कि 50 सिक्कों के बजाय 500 सिक्के देने की बात करेंगे? हाँ? रानी साहब, मैंने जो कुछ भी किया अपने बच्चों के प्राण बचाने के लिए किया। अपनी संतान की रक्षा करना कोई अपराध नहीं होता। हमें रक्त बहाने में कोई संकोच नहीं होता राधाबाई, पर महादेव जानते हैं कि तारा रानी की तलवार को न कभी किसी निर्दोष का रक्त लगा है और न लगेगा। हमारे महल में एक स्त्री और उसके बच्चों का रक्त नहीं बहेगा। हमने बालाजी को वचन दिया था कि जब तक वो वापस लौटकर नहीं आते, उनके परिवार की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है और हम अपना वचन कभी नहीं तोड़ते। आप हमारे महल में सुरक्षित हैं और हाँ, हम जो भी कर रहे हैं हमारे पुत्र के लिए कर रहे हैं। आप ही ने कहा ना कि अपनी पुत्र की रक्षा करना अपराध नहीं है। संतान की रक्षा करना अपराध नहीं है, गलत भी नहीं है। उसके लिए बड़े बड़े सपने देखना भी गलत नहीं है, पर अपने सपनों का भार अपने संतान के कंधों पर डालना चुकीचं आहे राणी साहेब। आपने अपने बच्चों के लिए कभी सपने नहीं देखे? देखे हैं, कई सारे सपने देखे हैं, पर अपने सपनों का भार संतान के कंधों पर डालने से पहले उन कंधों को मजबूत बनाना पड़ता है रानी साहब। मला क्षमा करा रानी साहब, पर राजे के कंधे आपकी आशाओं के लिए अभी भी मजबूत नहीं है। तो दोष राजे का है? पर दोष राजे का नहीं, आपके सपनों का है, आपकी परवरिश का है। क्यों, क्या हुआ? तुम मजाक कर सकते हो तो हम नहीं कर सकते। हम तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहे थे। बहुत खूब। अपनी इस मस्खरी के लिए तुम्हें क्या इनाम चाहिए? शाबाश बाजी। अब बाजी इनाम में हमारी स्वतंत्रता मांगेगा। ना सोना चाहिए, ना चांदी चाहिए, ना घर चाहिए। इस मस्करे को तो बस एक अवसर चाहिए। अवसर यानी मौका। किस बात का मौका? रोज हुजूर का दिल बहलाने का मौका और अपना सर छुपाने का ठिकाना। या माँ की परवरिश कैसी थी, ये संतान का भविष्य ही तय करता है राधाबाई। और अगर राजे हमारी बात नहीं मानते तो बाजी ने भी तो अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया है। आज्ञा का उल्लंघन किया है रानी साहब, पर आदर्शों का नहीं। वो आदर्श जो एक परिवार को, एक देश को जोड़ते हैं, यूं ऐसे दो हिस्सों में तोड़ते नहीं। इस देश को मुगल तोड़ रहे हैं, हम नहीं। पर यह बात आपकी समझ में नहीं आ रही है और हम आपको समझा नहीं पा रहे हैं। बस बहुत हो गया। सैनिकों, राधाबाई और उनके बच्चों को काल कोठरी में बंद कर दो। आई नहीं राजे, राधाबाई ने विरोध नहीं किया, मात्र तर्क किया है। और अगर विरोध भी करती तब भी हम एक गर्भवती स्त्री और उसके बच्चों को काल कोठरी में नहीं डालते। ये हमारे महल में एक अतिथि के सम्मान के साथ रहेंगी। आप इन्हें दंड दे ना दें आई साहब, हम इन्हें दंड अवश्य देंगे। इन्होंने यहाँ से भागने का जो प्रयास किया है ना, इसका दंड ये है कि इन्हें अपने बच्चों से दूर रखा जाएगा। हम यहाँ के राजा हैं,
और हमारे निर्णय का विरोध कोई नहीं कर सकता। और यदि ये सूचना सच निकली कि बालाजी ने हमारे विरुद्ध शाहू जी का साथ दिया है ना, तो परिणाम बहुत भयानक होगा राधा भाई। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। नहीं, नहीं, चिमना, चिमना। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास लौट जाने का अवसर था बाजी। तुम्हें अपने परिवार के पास लौट जाना चाहिए था। और लौटकर अपने परिवार से क्या कहता मल्हार? कि मैं अपने साथियों को, अपने मित्रों को छोड़कर भाग आया? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ मल्हार। आजकल तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं, ये मैं भी नहीं समझ पाता। मल्हार, मैंने तुम्हें स्वयं पर क्रोध करने का कारण भी दिया और अधिकार भी। ये सब मैंने बस तुम्हें चंद्रसेन के अत्याचार से बचाने के लिए किया। तुम मेरे लिए मेरे मित्र से भी बढ़कर हो मल्हार। तुम मेरे भाई हो और मैं अपने जीते जी अपने परिवार पर आज भी नहीं आने दूंगा। बाजी, मुझे क्षमा कर। तुम भी मूर्ख हो मल्हार, मित्र से क्षमा नहीं मांगते। बाजी, एक बात बता, जब कम्बख्श ने तुमसे इनाम मांगने को कहा तो तुमने हमारी स्वतंत्रता क्यों नहीं मांगी? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी स्वतंत्रता मांगता तो कम्बख्श दे देता? वो हम सबकी गर्दनें कटवा देता। कम्बख्श मूर्ख नहीं है मल्हार। यदि उसे पता चल गया कि मैं उसे धोखा दे रहा हूं तो सिर्फ मेरी ही नहीं, हम सबकी गर्दनें कट जाएंगी। मुझे तुम सबको यहाँ से लेकर भागने की योजना सोचने के लिए कुछ समय चाहिए, और वो समय मैंने कम्बख्श से मांग लिया है। बाजी, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। यदि हमने इस किले की दीवार तोड़ने का प्रयास किया तो कम्बख्श... किले की दीवार हम नहीं, मुगल स्वयं तोड़ेंगे, बहुत जल्द। अन्ना जी, बड़े नाजुक हाथों में लगाम दे रहे हैं। अब तो इस साम्राज्य का भगवान ही मालिक है। महाराज ने जानकारी अर्जित की है। ज्ञान नहीं। यदि गुड़ी पाड़वा में आप सरदारों के आगे अयोग्य सिद्ध हुए तो जीवन भर ये कलंक आपके साथ रहेगा। दुनिया जानती है कि मराठी हुकूमत, मराठी सल्तनत में पत्ता भी आपकी मर्जी के बगैर नहीं हिलता। राजे तो अभी बच्चे हैं। और आप ये मत भूलिए कि आपको राजा आपके भाग्य ने बनाया है, आपके शौर्य ने नहीं। रानी साहब,
सूचना पक्की है। बालाजी के साथ साथ धनाजी ने भी शाहू जी से हाथ मिला लिया है और अब उन्होंने शाहू जी के लिए समर्थन जुटाने के लिए कोल्हापुर में मराठी सरदारों को आमंत्रित किया है। आई साहब, अब क्या होगा? अब तो धनाजी भी शाहू जी के साथ मिल गए। अब आप क्या करेंगी? आग लगी है, बुझानी तो पड़ेगी। विद्रोह की आग बालाजी ने जलाई है। बालाजी को बंदी बनाकर हमारे सामने ले आइए। आई साहब, बालाजी बाहर बैठकर प्रतीक्षा नहीं कर रहे कि हमारे सैनिक आए उन्हें उठाकर ले जाएं। और हम बालाजी को क्यों ढूंढे जब हम यहीं बैठे बैठे उन्हें दंड दे सकते हैं? कैसा दंड? बालाजी की पत्नी और परिवार को मृत्यु दंड दे दीजिए। बालाजी स्वयं मर जाएंगे। राजे! आई साहब, उन्हें छोड़ना कमजोरी होगी और उन्हें मारना क्रूरता होगी। क्रूरता नहीं आई साहब, न्याय होगा। बालाजी ने जो अपराध किया है ना, उसका दंड उन्हें भुगतना होगा। बालाजी ने राजद्रोह किया है और उसकी सजा उन्हें अवश्य मिलेगी, लेकिन उनके पापों का मूल्य उनकी पत्नी और संतान नहीं चुकाएगी। हम पल पल राजनीति करते हैं, लेकिन हम मानवता नहीं भूले। पर आई साहब, सत्ता का खेल चलता आ रहा है राजे, और चलता रहेगा। सिंहासन बदलते रहेंगे, पर मानवता एक बार खो गई ना तो अब राजा है, राक्षस नहीं। इसलिए स्मरण रहे कि जब तक हम सिंहासन पर आपकी स्थिति सुदृढ़ नहीं कर देते, तब तक हमारी आज्ञा के बिना एक कदम नहीं उठाएंगे आप। बाजी, हम सबको यहाँ से एक साथ निकालने का मार्ग ढूंढ रहा है। और मार्ग नहीं मिला तो? यदि मार्ग नहीं मिला तो बाजी मार्ग निकाल लेगा। मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। ये कैसे संभव हो सकता है जब सिराजुद्दीन की आंखें हमेशा हमारे ऊपर लगी रहती हैं? किधर जा रहा है तू? ये कैसा भोजन खिला रहे हैं? देखो इसे खाकर बेचारे मल्हार का क्या हाल हो गया। इस भोजन में नमक तक नहीं है। जो मिल रहा है चुपचाप खा ले, वरना तेरा भी हाल इस मुजरिम जैसा हो जाएगा। इसकी जुबान भी नमक चाहिए का बहुत शोर करती थी। एक दिन सिराजुद्दीन साहब ने इसे इतना काला नमक खिला दिया कि इस कमबख्त की जुबान जल गई। हम अपराधी नहीं हैं, युद्धबंदी हैं। हमें सम्मान मिलना चाहिए। हम ये भोजन नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। हमने सारा इंतजाम कर लिया। आज मैंने चुटकुला सुनाते सुनाते सबकी आंखों के सामने से ये हथियार चुरा लिया और किसी को मुझ पर संदेह तक नहीं हुआ। ये लो, ये अवजार लो और अपना काम शुरू करो। आवाज तो यहीं से आ रही थी। मुझे जल्द से जल्द ये खबर बादशाह कमबख्श तक पहुंचानी होगी। तुमने ऐसा क्यों किया बाजी? थोड़ी देर में सब कुछ समझ जाओगे। आई साहब, हमें अभी बालक ही समझती है। हमेशा नाराज रहती है कि हम कुछ नहीं करते, पर जब भी हम कुछ करना चाहे हमारे हाथ बांध देती हैं। राजा हैं हम, पर हमारा सम्मान तक नहीं करती। राजा का सम्मान नहीं करती। पंत जी, ये सिंहासन हमारा है और हम तय करेंगे इसकी रक्षा कैसे करनी है। महाराज, रानी साहब भी बालाजी और धनाजी की गद्दारी से बहुत परेशान है। पर धनाजी के इस मराठी साम्राज्य से पुराने संबंध हैं, जिनको भूलकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता। रानी साहब को थोड़ा समय दीजिए। पंत जी, हमारे पास समय नहीं है।
वहां शाहू जी मराठी सरदारों से मिल रहे हैं, और यदि उन्होंने समर्थन जुटा लिया ना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। महाराज पंत जी, आपकी स्वामी भक्ति किसके साथ है? आई साहब के साथ या हमारे साथ? महाराज, हम तो इस सिंहासन के सेवक हैं। इस सिंहासन को सुरक्षित रखने के लिए हमसे जो बन पड़ेगा हम करेंगे। हमें आपसे यही आशा थी पंत जी। अब आपको हमारा एक संदेश पहुंचाना होगा, आणि लक्षात ठेवा, संदेश पहुंचने तक आई साहेब को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। समझ लगा? चप्पा चप्पा छान मारो। क्या ढूंढते हो? हंसूंगा, हंसाऊंगा, गाऊंगा, गुनगुनाऊंगा। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। उस मस्करे को यहाँ लेकर आओ। बादशाह सलामत, मैंने ये तो नहीं देखा कि इस मस्करे ने किससे क्या बात की, मगर मैंने इसे ये खुद कहते हुए सुना है कि इसने चुटकुला सुनाते वक्त मराठियों को भगाने के लिए हथियार चुरा लिए थे। अब क्या बोलोगे तुम? झूठ भी सहा है, इल्जाम भी सहा है। इस मस्करे ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। बादशाह सलामत, हमने हर जगह ढूंढ लिया, पर हथियार तो क्या एक सुई तक नहीं मिली। मेरा यकीन कीजिए हुजूर, मैंने इस मस्करे को खुद कहते हुए सुना था कि ये लोग हमें चकमा देके भाग जाएंगे। ये झूठ बोल रहा है हुजूर। हमारे गुलाम हमसे झूठ नहीं बोला करते। अब अपनी ये मस्करी बंद कर और सच बोल। और याद रहे, हम एक सवाल 2 बार दोहराया नहीं करते। आपके पति के राजद्रोही होने के बाद भी रानी साहब ने आपके लिए भोजन भिजवाया है। राजद्रोही? आपको सरदारों की वफादारी खरीदनी पड़ेगी, और वो वफादारी खरीदने के लिए आपको जितनी दौलत चाहिए हम आपको देंगे, और बदले में आपका वादा चाहिए बालाजी और उनके घर वालों को आप हमें सौंप देंगी। बादशाह सलामत, मैंने ये तो नहीं देखा कि इस मस्करे ने किससे क्या बात की, मगर मैंने इसे ये खुद कहते हुए सुना है कि इसने चुटकुला सुनाते वक्त मराठियों को भगाने के लिए हथियार चुरा लिए थे। ये झूठ बोल रहा है हुजूर। हमारे गुलाम हमसे झूठ नहीं बोला करते। अब अपनी ये मस्करी बंद कर और सच बोल। क्या मुझ जैसा तुच्छ मस्करा आप जैसे बादशाह की नाक के नीचे से हथियार चुरा सकता है? बादशाह सलामत के सामने कोई ऐसी बात सोचेगा भी तो उन्हें पता चल जाता है। और आपके सैनिक कहते हैं कि ऐसी बात हुई, आपको पता नहीं चला? यदि मैंने वो हथियार चुराए हैं तो आपके सैनिकों को मिला क्यों नहीं? ये झूठ बोल रहा है हुजूर, मैंने खुद इसे किसी से कहते हुए सुना है। सुना था, देखा तो नहीं था ना? क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है हुजूर। यदि इन्होंने देखा होता तो इन्हें पता होता
कि मैं आपका दिल बहलाने के लिए एक नए चुटकुले का अभ्यास कर रहा था। हुजूर, मैंने तो 2 आवाजें सुनी थी। दोनों आवाजें मेरी ही थी। हाँ, अलग मेरा साज है, अलग ही अंदाज है। इस गले में 2 तो क्या सैकड़ों आवाज है। हुजूर, इस मस्करे ने किले में हथियार छुपाए हैं। हाँ? बहुत खूब। आपके लिए नहीं, उसके लिए। जब तक मैं अपने बच्चों को नहीं देखती, अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं करूंगी। बड़ी भाग्य वाली हो आप कि आपके पति के राजद्रोही होने के बाद भी रानी साहब ने आपके लिए भोजन भिजवाया है। राजद्रोही? म्हणजे ये शाहू जी का साथ दे रहे हैं? हाँ, रानी साहब को अभी आपके पति और धाना जी के द्रोह की सूचना मिली। वो चाहती तो आपको कारागृह में डाल सकते थे, पर आप गर्भवती है ना, इसलिए आपको यहाँ रखा है। अगर आपको भूखा रहना है तो रहिए, पर बच्चे को भूखा क्यों मार रहे हैं? बिना तैयारी के योद्धा को युद्ध पे नहीं भेजा करते। मैं अपनी संतान को आने वाले कठिन जीवन के लिए तैयार करके ही संसार में भेजूंगी। रानी साहब और राजे को अगर ये लगता है कि मुझे मेरे बच्चों से दूर रखकर वो हमारा साहस तोड़ पाएंगे, तो वो ना अब तक मुझे जानती है, ना मेरी संतान को। चिमना भाऊ, अब कुछ करो ना, हमें यहाँ से बाहर निकालो ना। हो सकता है बाजी की सुरक्षा कारणों की वजह से कोई और भी हमारे संदेश पढ़े। तुम्हें पत्र में अपनी सभी बातें गुप्त रूप से लिखनी होंगी। यदि सब कुछ सकुशल है तो अपनी आय की तरह पत्र के आरंभ में ओम गंग गणपतये नमः लिखना। यानी कोई समस्या है तो पत्र के आरंभ में हर हर महादेव लिखना। ये अंतर इतना सूक्ष्म है कि कोई इस पर विशेष ध्यान नहीं देगा, पर हम समझ जाएंगे कि तुमने जो कुछ लिखा है सब कुछ उसके विपरीत हो रहा है। भीऊ, अब तेरे दूध के दांतों की धार दिखाने का समय आ गया है। हमारे हाथ पर जोर से काट। नहीं भाऊ, मैं आपको नहीं काट सकती, आपको पीड़ा होगी। काटना पड़ेगा, काट काट।
तू ही हमारी इकलौती आशा है दाकिया। आप हमें यहाँ क्यों लाए हैं राजे? आई साहब, ये वही स्थान है जहाँ हमने पहली बार देखा था कि हमारी आई साहब हमें सिंहासन पर बिठाने के लिए क्या कर सकती हैं। और आज यहीं आप सुनिश्चित करेंगी कि हमें सिंहासन से कोई दूर ना कर सके, कोई नहीं। आई साहब, हम आपको कमरुद्दीन खान से मिलाने लाए हैं। वो हमारी मदद करना चाहते हैं आई साहब। पर हम उनसे मदद नहीं चाहते। सिंहासन को बचाने के लिए कमरुद्दीन तो क्या, हम किसी मुगल से नहीं मिलेंगे। आई साहब, हम दोनों ही चाहते हैं कि ये सिंहासन हमारे पास रहे। सिंहासन हमारे लिए बड़ा है राजे, पर देश से फिर भी छोटा है। हमारा पूरा जीवन मुगलों से संघर्ष में निकला है। हम उनसे समझौता नहीं करेंगे। आई साहब, आप अपनी ही सिखाई राजनीति भूल रही हैं। आप ही ने सिखाया है कि युद्ध में सब सही होता है। सिंहासन के लिए युद्ध होने वाला है और इस युद्ध में हमारे शत्रु शाहू जी हैं। कमरुद्दीन खान शाहू जी के शत्रु हैं और शाहू जी हमारे। अब शत्रु के शत्रु मित्र होते हैं, हो ना? आई साहब, कम से कम एक बार कमरुद्दीन खान का प्रस्ताव तो सुन लीजिए। वो आज मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने दीजिए। और यदि गर्दन तक हाथ पहुंचे तो काट दीजिएगा। यदि आपने इस सिराजुद्दीन की गलत सूचना के कारण इस बेगुनाह को सजा दे दी होती तो इतिहास में आपकी शान में दाग लग जाता। हुजूर, जापना, मुझसे गुस्ताखी होगी। आइंदा से ऐसी गुस्ताखी नहीं होगी हुजूर। आइंदा से? बादशाह सलामत। इस मस्करे की विनती है कि इसकी गर्दन बख्श दी जाए। क्या? जी हुजूर, बख्श दीजिए। सिर्फ इसकी जुबान काट दी जाए ताकि लोगों को याद रहे कि बादशाह कमबख्श के सामने बिना पूरा सच जाने कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। माफ कर दीजिए हुजूर। मस्खरे, तुम्हारा ये ख्याल हमें पसंद है। अब या तो तेरी गर्दन कटेगी या ज़बान। मुंह खोल। खोल मैंने तेरे प्राण सिर्फ इसीलिए बचाए हैं ताकि तू अपने बादशाह को बेवकूफ बनता देख तो सके पर मुंह से कुछ बोल ना सके। बेबसी क्या होती है यह मराठी तो जानता है, अब तू भी जान जाएगा।
किस्मत भी क्या क्या खेल खेलती है रानी साहब। अब जिस जगह पर आपने अकेले अपने बागी सरदारों को बगावत की सजा दी थी, हमें शिकस्त दी थी और ये साबित कर दिया था कि एक औरत मर्दों पर भारी पड़ सकती है। आज आप उसी जगह पे खड़ी हैं, पर आज ना वो यकीन है और ना ही वो तेवर। तूफान में अवश्य है, पर यह नौका अभी डूबी नहीं है। भाग्य ने हमसे हमारा सुहाग छीन लिया, फिर भी हम कमजोर नहीं पड़े। इन कंधों पर पूरे देश का भार आया, पर हम कमजोर नहीं पड़े। राजनीति से लेकर रणभूमि तक अकेले डटकर खड़े रहे, फिर भी हम कमजोर नहीं पड़े। और आप समझते हैं कि 2 वफादारों के जाने से हम कमजोर पड़ जाएंगे? तारा रानी, आप तो क्या किसी मर्द के सामने न झुकी है और न झुकेगी। बाखुदा, सुन के तसल्ली हुई कि आपके सामने आज तजवीज पेश करके हम कोई गलती नहीं कर रहे। हमने कभी कबूल नहीं किया, पर हम हमेशा से मानते हैं कि आप एक शेरनी हैं जो अपने बच्चे की हिफाजत कर रही है। और आज देख लिया कि जख्मी होने पर शेरनी और भी खूंखार हो जाती है। खान साहब, बेहतर होगा आप अपना प्रस्ताव सुना दीजिए। आप एक वतन परस्त मराठी हैं। जाहिर है आप नहीं चाहेंगी कि अपने बेटे को तख्त पे बिठाए रखने के लिए आप अपनों का ही खून बहाएं। शाहू जी और आपके बीच में जो जंग होने वाली है, उसका फैसला बिना खून बहाए भी हो सकता है। अगर सारे मराठी सरदारों की वफादारी आपके साथ आ जाए, तो शाहू जी के साथ जाने को कोई बचेगा ही नहीं। आप वो कैसे करेंगे खान साहब? जंग अगर लड़के जीती जाए तो लोहे से जीत नहीं सकती, और बिना लड़े जीती जाए तो सोने से। आपको सरदारों की वफादारी खरीदनी पड़ेगी, और वो वफादारी खरीदने के लिए आपको जितना सोना, जितनी दौलत चाहिए, हम आपको देंगे। और बदले में हमें आपसे वादा चाहिए कि कमबख्श से दक्खन छीनकर जब हम अपनी निजामशाही की नींव रखेंगे, तो आपकी फौजें हमें हैरान नहीं करेंगी। बालाजी के साथ हमारी जाती दुश्मनी है, इसलिए बालाजी और उनके घर वालों को आप हमें सौंप देंगी। तुम हमें यहां से छुड़ाने की बात कर रहे हो बाजी, पर क्या इस काम को करने का यह सही समय है? सही समय तो पता नहीं मल्हार, पर यह काम करने का यही समय है। मेरे बिना मेरी आई, मेरे भाई बहन एक एक पल डर के साए में गुजार रहे होंगे। उन्हें मेरी आवश्यकता है। और वैसे भी जिसके पास कम समय हो, उसके लिए हर समय सही समय है। सबको तैयार करो, जैसा मैंने कहा था वैसा करो। महादेव ने चाहा तो कल हम सब स्वतंत्र होकर घर वापस लौट रहे होंगे। हर हर महादेव, हम सब यहां सकुशल हैं। आई का स्वास्थ्य एकदम ठीक है। वैद्य जी ने कहा है कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। भी और मैं यहाँ महल में बहुत प्रसन्न है। दिन भर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं और नई नई चीजें देखते रहते हैं। भाऊ एक पल के लिए भी आई को अकेला नहीं छोड़ते। आप निश्चिंत होकर अपना काम कीजिए। महाराज के होते हुए आपको हमारी सुरक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपका पुत्र श्रीमान जमुना जी साहब। काय झालं बालाजी? पर इस पत्र में तो ऐसी कोई बात नहीं बाला। इसमें जो कुछ लिखा है स्थिति उसके एकदम विपरीत है धना जी। हमने बाजी से आते हुए कहा था कि स्थिति यदि अनुकूल ना हो तो पत्र के आरंभ में हर हर महादेव लिखना।
रानी, ये पत्र बाजी ने नहीं, जमुना ने लिखा है, वो भी अपने रक्त से। पता नहीं हमारा परिवार किस स्थिति में है। हमें जाना होगा धन। बालाजी, इस क्षेत्र के सभी मराठी सरदारों को हमारा पत्र मिल चुका है। वो लोग कल हमसे मिलने के लिए तैयार हैं। यदि कल हमें उनका समर्थन मिल गया तो हम सिंहासन पर बैठने के लिए सातारा कूच करेंगे। जिस चमत्कार से आपने धानाजी और श्रीपत राव को हमारे पक्ष में किया है, वही चमत्कार कल भी दिखा दीजिए। हमें आपसे बहुत आशाएं हैं बालाजी। पर महाराज, बालाजी की धानाजी, या महाराज, महादेव, हम करें तो क्या करें? एक तरफ हमारा कुटुंब है और दूसरी तरफ पूरे विश्व को कुटुंब मानने वाला वसुधैव कुटुंबकम का आदर्श। मुझे आपकी जरूरत है और हमारे बच्चों को भी। हम जानते हैं कि हमारे परिवार को हमारी आवश्यकता है, पर इस समय देश की आवश्यकता हमारे परिवार से बड़ी है। हम तो मात्र एक पिता हैं, पर आप परम पिता हैं बापा। हम चाहकर भी अपने परिवार के पास नहीं जा सकते, यानी आप जो चाहते हैं उसे होने से कोई रोक नहीं सकता। हमें विश्वास है कि इस विपत्ति काल में बापा आप हमारे परिवार का विश्वास नहीं टूटने देंगे। जिसमें हमेशा मुगल सैनिक ही मूर्ख निकलता है, जबकि ऐसा है नहीं। अब तेरी मस्खरी बस। अब हम तुम्हें एक चुटकुला सुनाएंगे। तू कोई मस्खरा नहीं है, इन्हीं में से एक है। तूने हमें धोखा दिया, हम तुझे मौत देंगे। दरवाजी
आपको सरदारों की वफादारी खरीदनी पड़ेगी, और वो वफादारी खरीदने के लिए आपको जितना सोना, जितनी दौलत चाहिए हम आपको देंगे, और बदले में हमें आपसे वादा चाहिए कि कमबख्श से दक्कन छीन कर जब हम अपनी निजामशाही की नींव रखेंगे तो आपकी फौजें हमें हैरान नहीं करेंगी। बालाजी के साथ हमारी जाती दुश्मनी है, इसलिए बालाजी और उनके घर वालों को आप हमें सौंप देंगी। आप अगर हमारे पुत्र के कहने पर यहाँ नहीं आए होते तो आपकी बात समाप्त होने से पहले आपका जीवन समाप्त हो जाता खान साहब। पर हमारी संस्कृति में यदि शत्रु भी अतिथि बनकर आए ना तो उसका सम्मान किया जाता है, उसकी बात का जवाब बात से दिया जाता है, आघात से नहीं। और मुगल नारी का कितना सम्मान करते हैं ये आप भी जानते हैं और हम भी। पर हम तो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं, नहीं तो एक औरत के सामने ये तजवीज लेकर नहीं आते। इतनी इज्जत करते हैं कि एक माँ से दूसरी माँ और उनके बच्चों की जान का सौदा नहीं करते। भाई साहब, वो एक राजद्रोही की पत्नी है, ये उस बाजी की आई हैं जिसने हमारा अपमान किया था। पर राधाबाई और उनकी बाकी 2 संतानों ने ना राजद्रोह किया है और ना ही आपका अपमान। भाई साहब, अब हमारी पीड़ा समझ ही नहीं रही हैं, आप मात्र उनकी पीड़ा समझ रही हैं। राजे, शस्त्र उठाने का अधिकार सिर्फ उसका होता है जो निर्बल की पीड़ा समझता है। हमें मात्र राधाबाई और उनके बच्चों की नहीं, हर मराठी की चिंता है, और आपको भी होनी चाहिए। और मंत्री को वो नहीं कहना चाहिए पंत प्रतिनिधि जी जो राजा सुनना चाहता है, मात्र वो बात कहनी चाहिए जो सत्य है, फिर चाहे वो कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। यदि मंत्री और वैद्य कड़वी बात और कड़वी दवा ना दे तो समझ लेना चाहिए कि वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे हैं। हमारे घर के मामले में किसी बाहर वाले को बुलाकर आपने अच्छा नहीं किया। भाई साहब, इस पर और बहस नहीं होगी, हम निर्णय ले चुके हैं। वजीर को सिर्फ अपने बादशाह की बात सुननी चाहिए। आपके बादशाह आपका कल है। आपके बादशाह बड़े हो चुके हैं और जल्द ही अपनी माँ का आंचल छोड़ देंगे, और तब उन्हें याद रहेगा कि आपने उनकी बात सुनी थी या उनकी माँ की। बप्पा, बस वो पत्र बाबा और भाऊ तक पहुंचा देना। बाजी के परिवार के सकुशल होने की सूचना हम तब दे पाएंगे ना जब बाजी यहां पर होगा। एक काम करा, तुम सातारा वापस जाओ और वापस जाकर सबको यह कह देना कि तुम हमें ढूंढ नहीं पाए। हमारे पिता धानाजी के विद्रोह के कारण हमें यह भी नहीं पता कि हम जाएं तो जाएं कहां। ऊपर से हमारी इस हार के कारण राजे और तारा रानी साहिब भी हमसे रुष्ट होंगे, और अब बाबा की गद्दारी।
महादेव, आज पहली बार मैं शत्रु के सामने अकेला हूँ। आज मेरे साथ ना तलवार स्वरूप पिता है, न ढाल स्वरूप माँ। आज मात्र मेरे प्राण ही नहीं, मेरे मराठी सैनिकों के भी प्राण दांव पर लगे हैं। आई बाबा मुझसे बहुत दूर है, पर जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे साथ है। महादेव, मैंने अपनी आई को वचन दिया था कि मैं सदैव मृत्यु से 2 कदम आगे रहूंगा। आई को दिए हुए वचन की लाज रखना महादेव। महान, गुणवान, दयावान बादशाह कमबख्श के सामने इस मस्करे बाजी का प्रणाम। सुबह भी नहाई सी है, दिन भी है धुला धुला। पेश करने जा रहा हूं मैं एक नया चुटकुला। एक बार एक खरगोश लोहार के दुकान पर गया और पूछा, गाजर है क्या? लोहार ने उसे साफ इनकार कर दिया। अगले दिन खरगोश फिर से लोहार की दुकान पर गया और पूछा, गाजर है क्या? लोहार ने उसे फिर से मना कर दिया। लेकिन खरगोश भी मराठी था, एक बार जो हट कर ले वो उसे पूरा करके ही छोड़ता था। इसीलिए ये सिलसिला चलता रहा। रोज खरगोश उससे पूछता था, गाजर है क्या? रोज लोहार उसे मना कर देता था। फिर एक दिन लोहार को गुस्सा आ गया, उसने खरगोश के दांत तोड़ दिए। अगले दिन वह खरगोश फिर से लोहार की दुकान पर गया और पूछा, गाजर का रस है क्या? ये कमबख्श भी अजीब आदमी है, जब हंसता तब भी डर लगता है, जब नहीं हंसता तब भी। अच्छा, दूसरा सुनिए। एक बार एक मुगल पहलवान ने एक कमजोर बच्चे को जोरदार थप्पड़ मारा तो बच्चे ने क्रोध में आकर पूछा, तुमने ये थप्पड़ मुझे मजाक में मारा है या गुस्से से? तो मुगल पहलवान ने बोला, गुस्से से। ये सुनकर बच्चे ने कहा, फिर ठीक है, क्योंकि मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। लगता है बादशाह सलामत इस मस्करे से नाराज हैं। गलती मस्करे की ही है। मैं सदा आपको ऐसे चुटकुले सुनाता हूँ जिसमें हमेशा मुगल सैनिक ही मूर्ख निकलता है, जबकि ऐसा है नहीं। आप मुगल हैं, किंतु वीरता के सूर्य हैं, दया के सागर हैं, तलवार के धनी हैं। अब तेरी मस्खरी बस। अब हम तुम्हें एक चुटकुला सुनाएंगे, तो सुनो। एक मुगल बादशाह था और एक मराठी सैनिक ने मस्खरा बनकर उस बादशाह को बेवकूफ बनाने की कोशिश की, ताकि वो बादशाह के किले में घुसकर अपने साथियों को वहां से चुरा सके। उस
उसने बादशाह का दिल जीता, उसका भरोसा जीता, यहां तक कि बादशाह के हाथों उसके वफादार को सजा भी दिलवाई। पर वो मस्खरा ये नहीं जानता था कि वफादार को सच बोलने के लिए जुबान की जरूरत नहीं होती। और वैसा ही हुआ। उस वफादार ने बिना जुबान खोले, बिना कुछ बोले सब सच बता दिया। तू कोई मस्खरा नहीं है, इन्हीं में से एक है। क्या लगा था तुझे तो कुछ चुटकुले सुना देगा और ये बादशाह खुश होकर इन मराठियों को आजाद कर देगा? हमें मजाक पसंद है, मजाक बनना पसंद नहीं। प्रतीक्षा करते करते आंखें पत्थर हो गईं, पर एक भी सरदार नहीं आया। राजे ने बालाजी को राजद्रोही घोषित कर दिया। इन्हें बंदी बनाने का आदेश जारी हो चुका है। शायद इसी बात से सरदार भयभीत हो चुके हैं। यदि कोई हमारे साथ नहीं आया तो क्या होगा? शाहू जी के पास आप लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। यदि कुछ है तो मात्र बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े सपने, और उन सपनों को सच करने का सामर्थ्य हमारे पास है। ये छोटी सी भेंट आप सभी को विश्वास दिलाने के लिए कि जो हमारे साथ रहेगा उसे समृद्धि मिलेगी, और जो शाहू जी के साथ रहेगा उसे सर्वनाश। शिवाजी राजे की, 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 शिवाजी राजे की। खेल खत्म हो गया तेरा मस्खरे। सिराजुद्दीन को हमारे हाथों सजा दिलवाने के बाद तू इससे बात कर रहा था, और ये हमने अपनी आंखों से देखा। मस्खरा हमारे साथ मस्खरी कर रहा है। ठीक है, अब हम उसके साथ ऐसी मस्खरी करेंगे कि पूरी मराठी रियासत याद रखेगी। अब क्या बोलेगा तू? मात्र नजारा देखा। जो लिफाफे से मजमून समझ जाते हो वो खत नहीं पढ़ा करते। मस्खरे तेरे अंदाज को देखकर हम समझ गए थे कि तू उससे क्या बात कर रहा था। तूने हमें धोखा दिया, हम तुझे मौत देंगे। सूचना एकदम सत्य है शाहू जी। राजे ने सरदारों की स्वामी भक्ति को राजकोष से सोना देकर खरीदा। ये तरानी साहिब की राजनीति नहीं हो सकती। तरानी साहिब अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठे हुए देखना अवश्य चाहती हैं, पर वो कभी भी राज्य के धन का प्रयोग व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं करेंगी। महाराज, ये निर्णय अवश्य स्वयं राजे ने लिया है। म्हणजे राजे रानी साहब के नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं।
रानी साहब शत्रुता में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ेंगे, पर हम ये आशा राजे से नहीं कर सकते। इससे पहले कि देर हो जाए, हमें कुछ करना होगा। राजे यदि तलवार से बात करते तो हम उन्हें उत्तर भी तलवार से ही देते, पर राजे ने तो साहूकारों की भाषा बोलनी शुरू कर दी है। हमें भी धन एकत्रित करना होगा। क्षमा करा महाराज, तो क्या आप भी सरदारों की वफादारी खरीदना चाहते हैं? जिसे खरीदा और बेचा जा सके उसे वफादारी नहीं कहते धाना जी। हम धन सरदारों को देने के लिए नहीं, अपनी सेवा का सुधार करने के लिए चाहिए, समाज का विकास करने के लिए चाहिए। राजे ने वफादारी खरीदी है, पर हम वफादारी कमाएंगे। राज्य सरदारों से नहीं बनते, सामान्य प्रजा बनाती है राज्य। हम उस प्रजा की सेवा करेंगे, उनका हृदय जीतेंगे, और एक बार वो प्रजा हमारे साथ हो गई तो सरदारों को भी हमारा साथ देना ही होगा। एक बार एक वीर राजा था, उसने शत्रुओं के नगर को चारों ओर से घेर लिया। तभी एक दिन उसके पास एक सूचना आई कि नगर में खाने के लिए ना अन्न है ना पीने के लिए पानी। तभी सेनापति राजा से बोला, यही उपयुक्त समय है शत्रु पर आक्रमण करने का। पर राजा बोला, नहीं, मैं नगर को जीतने आया हूँ, निगलने नहीं। वो राजा इतने बड़े थे कि नगर को ही निगल जाए। मौत को सामने देखकर तू हंस रहा है। अपनी मूर्खता पर हंस रहा हूँ हुजूर। एक फकीर की बात याद आ गई। बड़ा करामाती फकीर था। उसके एक इशारे पर उल्लू दिन में उड़ने लगते थे। फकीर को तो हर जगह उसका यकीन ले जाता है। मैं दिन में उल्लू उड़ते देखने आया हूँ। हम भी उस फकीर से मिल चुके हैं। उसने तुमसे क्या कहा? उसने कहा था कि मस्करे, एक दिन यही मस्करी तेरी जान ले लेगी। उन्होंने कहा था कि तू एक दिन किसी बेबस का मजाक उड़ाएगा और उसकी हाय तुझे मरवा डालेगी। किस बेबस का मजाक उड़ाया था तूने? आपके मराठी कैदियों का। मैं इनका ये कहकर मजाक उड़ा रहा था कि तुम लोग बहुत जल्द घर लौट जाओगे, पर मुझे नहीं पता था कि मजाक उड़ाते उड़ाते मेरी गर्दन उड़ने की नौबत आ जाएगी। उस फकीर की बात का मैंने तब विश्वास नहीं किया था, पर अब जब उसकी बात सच होते दिखाई दे रही है तो ऐसा लग रहा है कहीं उसकी दूसरी बात भी सच ना हो जाए। कौन सी दूसरी बात? उन्होंने कहा था कि औरंगजेब के बेटे सिंहासन के लिए एक दूसरे का रक्त बहाएंगे, पर जीतेगा बादशाह कमबख्श। अगर वो ये सिद्ध कर दे कि उसके मुगल सैनिक उन 40 मराठियों से बहादुर हैं जो 4000 मुगल सैनिकों पर भारी पड़े थे। यदि ये बात सिद्ध हो गई तो आजम को आपकी ताकत का लोहा मानकर आपको सिंहासन सौंपना ही पड़ेगा। और हमें बस ये मान लेना चाहिए कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। सवाल ये नहीं है हुजूर कि मैं जो कह रहा हूं वो सच है या नहीं। सवाल ये है कि
कि आपको उस बात पर यकीन है या नहीं। क्योंकि अगर आपको उस बात पर थोड़ा सा भी यकीन हो तो सवाल ये नहीं है कि कैसे पता है, सवाल ये है कि यकीन है या नहीं, क्योंकि जब यकीन होता है तो सब कुछ हो सकता है। क्या दिन आ गए हैं। एक भेड़िए को यह साबित करना पड़ रहा है कि वो भेड़ से ज्यादा ताकतवर है। भेड़िए की ताकत का सबूत भेड़ की लाश होती है। हम अपने चुनिंदा मुगल सैनिकों को उन मराठियों से लड़वाएंगे और उन मराठियों की लाशें ही ताकत और हमारी बहादुरी का अफसाना कह देंगी। तो तुम चाहते हो कि हम साबित करें कि हमारे मुगल सैनिक 39 मराठियों से बहादुर हैं। क्या दिन आ गए हैं। एक भेड़िए को यह साबित करना पड़ रहा है कि वो भेड़ से ज्यादा ताकतवर है। भेड़िए की ताकत का सबूत भेड़ की लाश होती है। ठीक है, हम अपने चुनिंदा मुगल सैनिकों को उन मराठियों से लड़वाएंगे और उन मराठियों की लाशें ही हमारी ताकत और हमारी बहादुरी का अफसाना कह देंगी। हुजूर की बात में दम है, पर क्या? पर जीत ऐसी होनी चाहिए कि जीत के बाद भी वो बरसों तक कायम रहे, जिसे लोग देखकर हैरान रह जाएं। जैसे उल्लू को दिन में उड़ता हुआ देखकर आप और मैं हैरान रह गए थे। जैसे शहंशाह शाहजहां ने मोहब्बत की निशानी ताजमहल बनवाई थी। मोहब्बत बनाती है और नफरत तोड़ती है, और हमारे दिल में नफरत के सिवा कुछ नहीं। तो आप बनाइए मत, तोड़िए हुजूर, तोड़िए। मतलब? हम हिंदुस्तानियों में एक कहावत होती है, यदि इरादा पक्का हो तो आसमान में भी छेद किया जा सकता है। पर आप आसमान में नहीं, बस इस दीवार में छेद करने की चुनौती दे दीजिए। आपके सैनिक और मराठी दोनों इस दीवार में छेद करने का प्रयास करेंगे। यदि आपके सैनिकों ने सबसे पहले छेद कर दिया तो ये टूटी हुई दीवार सदा सदा के लिए आपकी ताकत और हिम्मत की गवाही देगी। जो भी इसे देखेगा वो कहेगा कि बादशाह कमबख्श का इरादा पत्थर की दीवार से भी मजबूत है। कहाँ लेके जा रही हैं आप मुझे? और मेरे बच्चे कहाँ हैं? यू, चिमना, चिमना, तुम दोनों ठीक हो? क्या बात है चिमना? हाँ, तू हाफ क्यों रहा है? पता नहीं है, वो बस आजकल ऐसे ही सांस फूलने लगती है। तू चिंता मत कर। आई, तू ठीक है ना? और तेरा शिशु? वो भी ठीक है।
आज से आप तीनों स्वतंत्र हैं। आपने सभी सरदारों की वफादारी को खरीद लिया है। अब आप जब चाहे देशद्रोही बालाजी और उसके परिवार को दंड दे सकते हैं। कमरुद्दीन के साथ सौदा करके हमने कोई गलती नहीं की। पंत जी, हम आपकी मदद कर रहे हैं और बदले में आपको भी हमारी मदद करनी पड़ेगी। बदले में आपको क्या चाहिए? 2 चीजें। पहला, आपका वादा कि आप हमको दक्कन तक खुला रास्ता देंगे। आपकी फौजें हमारे रास्ते में कोई मुश्किल नहीं पैदा करेंगी। और दूसरा? बालाजी का परिवार, आप उन्हें रिहा कर दीजिए। पिंजरा खोल दीजिए। खुले आसमान में परिंदों का शिकार हम खुद कर लेंगे। बालाजी को दंड देने के लिए हमने पहले ही सैनिक भेज दिए। उनको देखते ही उनके प्राण ले लेंगे और बाद में प्रजा से कहा जाएगा देशद्रोही बालाजी ने बंदी बनने से मना किया था, इसीलिए। पर नाई साहब के दिए वचन का क्या होगा? उन्होंने राधाबाई और उनके बच्चों की सुरक्षा का वचन दिया है पंत जी। रानी साहब ने वचन दिया था कि जब तक बालाजी का परिवार महल में है तब तक उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रानी साहब पर है। हमने उन्हें स्वतंत्र कर दिया। मुझे अब उनकी सुरक्षा का दायित्व आई साहब का नहीं। बस एक बार राधाबाई और उनके बच्चे सातारा की सरहद पार कर लें, उसके बाद कमरुद्दीन खान जो चाहे सलूक कर सकते हैं उनके साथ। वाह राजे वाह। मुगल सैनिकों, इन कमबख्त मराठियों से पहले उस दीवार को तोड़कर दिखाओ। जाओ! हुजूर, आपकी दीवार के नाम। ख्याल अच्छा है। एक और ले आओ। ख्याल अच्छा है हुजूर। मस्खरे।
पूरी की पूरी दीवार तोड़ दो। क्या मर्दानगी दिखाई है आपने। एक गर्भवती स्त्री और उसके बच्चों के प्राणों को संकट में डाला। ऐसे राजा का तो सम्मान होना चाहिए। राय साहब आप भूल रही हैं कि एक राजा की निर्णय की आलोचना करना अपराध है, और उससे भी बड़ा अपराध है एक राजा का अपमान करना। हम राजा के निर्णय की आलोचना नहीं कर रहे थे। हम गलत राह पर चल रहे अपने पुत्र के निर्णय की आलोचना कर रहे थे। क्षमा करा रानी साहब, ये निर्णय पुत्र ने नहीं, एक राजा ने लिया है। वर्तमान परिस्थितियों में यही सर्वोत्तम मार्ग था। आपको क्या लगता है पंत प्रतिनिधि जी कि वफादारी बाजार में पड़ा कोई खिलौना है जो बेचा और खरीदा जा सकता है? और एक बार जिसे बिकने की आदत पड़ जाए उस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं आप? आज आपने खरीद लिया, कल कोई और खरीद लेगा। इतनी कच्ची नींव पर साम्राज्य खड़े नहीं होते राजे। सेना और सरदारों का विश्वास जीता जाता है राजे, युद्ध छीना और खरीदा नहीं जाता। और राधाबाई और उसके बच्चों के साथ जो खेल खेल रहे हैं ना आप, याद रखिए राजे, निर्दोष का रक्त बहता है तो साथ में साम्राज्य बह जाते हैं। ये आपकी सोच हो सकती है आई साहब, हमारी नहीं। हम राजा हैं, हम जो चाहे वो निर्णय ले सकते हैं। कमरुद्दीन पर भरोसा करके आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं राजे। यूं समझ लीजिए जैसे मगरमच्छ पर बैठकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर लोगों को ये बात पता चल गई कि आपने मुगलों के साथ हाथ मिला लिया है तो आपका और हमारा दोनों का सम्मान मिट्टी में मिल जाएगा। हमारी वर्षों की तपस्या राख हो जाएगी। आई साहब, यही आपकी समस्या है। पहले आपको आपत्ति थी कि हम निर्णय नहीं लेते, राज्य की समस्याएं नहीं देखते, पर अब सारे मराठी सरदार हमारे साथ हैं, फिर भी आपको आपत्ति है। राजे, आपकी वजह से यदि एक गर्भवती स्त्री और उसके बच्चों को कुछ हो गया ना तो प्रजा आपका साथ नहीं देगी। आई साहब, हमने जो कुछ सीखा है आप ही से सीखा है। सिंहासन पाने के लिए अपनी सपत्नी राजसबाई और उनके बेटे शंभाजी को इतने वर्षों से कारागार में आपने ही डाल रखा है। और हम जो गलती कर रहे हैं ना, ये गलती हमारी नहीं, आपके परवरिश की है आई साहब। शाबाश मुगल सैनिकों! और बलपूर्वक मारो! और बलपूर्वक मारो! धोखेबाज, मराठी से लड़ने के 3 नियम होते हैं। पहला नियम, कभी भी मराठी को कम मत समझना। दूसरा नियम, कभी भी पहला नियम मत भूलना। और तीसरा नियम, यदि पहले 2 नियम भूल भी गए तो इस टूटी हुई दीवार और इस मस्करे को याद कर लेना। तो सोचना कि यदि मस्करी में मैंने ये कर दिया
तो क्रोध में क्या करूंगा। कौन है तू? बाजी बालाजी विश्वनाथ भट्ट, उस फकीर का पुत्र जिसने तुझे दिन में उल्लू उड़ता हुआ दिखाया था। उल्लू दिखाया उन्होंने था, पर बनाया तेरे लालच ने, जैसे आज बना दिया। इसका सर काट के धड़ से अलग कर दे बाजी। हेगे? नहीं मल्हार, गिरे हुए शत्रु पर वार करना कायरता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मक्तू असुदे, ये शुभ कार्य मैं ही कर लूंगा। नहीं मल्हार, जीतने के लिए सिद्धांत हार जाए तो जीत किस बात की। तुम्हारा राजा हार चुका है, अब हमें बाहर जाने का मार्ग दे दो। तुम हमें जाने दो, हम तुम्हें जीने देंगे। हारा हारा जो विपत्ति में अपनी सेना को छोड़कर भाग जाए, उसे सेना का नायक कहलाने का कोई अधिकार नहीं। यही है आपकी वीरता, आपका पराक्रम, आपका नेतृत्व। आप तो बड़े कायर निकले चंद्रसेन जी। वो तो बाजी था जो हमें मौत के मुंह से बचा कर ले आया, अन्यथा आपने तो हमारा श्राद्ध ही करवा दिया था। भला क्षमा करा बाजी, मैंने तुम्हें भी गलत समझा और तुम्हारे पिताजी को भी। मेरे मन में बालाजी के लिए बैर था, ईर्ष्या थी। मैं चाहता था मेरे पिता धानाजी तारा रानी साहिब के दरबार में मुझे वो स्थान दिलाएं जो उन्होंने बालाजी को दिलवाया था, परंतु मैं समझ ही नहीं सका। स्थान व्यक्ति को नहीं, उसके गुणों को मिलता है। पर स्थिति अभी बदल चुकी। तानाजी और बालाजी तारा रानी साहिब का साथ छोड़कर शाहू जी से मिल गए। मैं जानता था मल्हार कि मेरे बाबा गलत निर्णय नहीं लेंगे। अब शाहू जी के नेतृत्व में मराठी साम्राज्य अपनी खोई हुई गरिमा वापस प्राप्त करेगी। अब स्वराज का स्वप्न सच होकर रहेगा। उन दोनों ने निर्णय बहुत सही लिया है बाजी, और इस सही निर्णय का उन्हें मूल्य चुकाना पड़ेगा। सूचना मिली है कि धानाजी और बालाजी को शाहू जी के साथ मिल जाने के कारण राजे ने उन्हें गद्दार घोषित कर दिया था। और उन्हें बंदी बनाने का आदेश भी जारी कर दिया है। और मेरी आय की कोई सूचना? मल्हार, मेरी आई और मेरे भाई बहन पर संकट है, मुझे जाना होगा। पर बाजी, तुम्हें कैसे पता कि उनके प्राण संकट में? पत्र में लिखा है वो सुरक्षित है। ये पत्र गुप्त रीति से लिखा गया है।
आराम में हर हर महादेव लिखा है, तो इसका अर्थ ये है कि जो कुछ भी इस पत्र में लिखा है वो सब कुछ स्थिति के विपरीत है। आई, माँ और बाबा ठीक हो गए ना? आई तो क्या सोच रही है? यही सोच रही हूँ चिमना। तारा रानी साहिब जिन्होंने अशसपाई और उनके पुत्र को इतने वर्षों तक बंदी बना के रखा ताकि राजे को चुनौती देने के लिए कोई खड़ा ना हो पाए, वही तारा रानी साहिब एक राजद्रोही के परिवार को मुक्त क्यों करना चाहेंगी? जब हमने भागने की कोशिश की थी तब राजे हमें मृत्युदंड देना चाहते थे, फिर अचानक से उनके मन में ये दया किस लिए? आई तो कहना क्या चाहती है? यही कि संकट अभी तक टला नहीं है चिमना। तुम नहीं जा सकते। पर मुझे अपनी आई और अपने भाई बहन से मिलना है। नहीं। अरे पर नहीं, हमने कहा ना नहीं मिल सकते। उस थप्पड़ का जवाब तुझे आज मिलेगा राधा भाई। आज तेरी आंखों के सामने तेरे तीनों बच्चे मरेंगे। मेरे आई मेरे भाई बहन कैसे हैं? मुझे पता है उनके प्राण संकट में हैं। वो लोग अब महल में नहीं हैं। महाराज ने उन्हें रिहा कर दिया। राजे तो आई के प्राण लेना चाहते थे और फिर उन्होंने आई को रिहा कर दिया। इसमें कोई रहस्य अवश्य है। मुझे जल्द से जल्द आई ये और चिमना तक पहुंचना होगा। काकी, तुम बालाजी के पुत्र हो ना? हो काकी, आप इस महल के सुरक्षा कर्मी है ना? आपको तो पता ही होगा कि मेरे आई मेरे भाई बहन कैसे हैं, बताइए ना। वो लोग ठीक हैं। काकी, मुझे उनका पत्र मिला है। मुझे पता है उनके प्राण संकट में हैं। आपको सौगंध है, मुझे सब कुछ सत्य बता दीजिए। वो कैसी हैं? ये बात सच है कि उनके प्राणों पर संकट था और तुम्हारी आई ने भागने का प्रयत्न भी किया था और महाराज ने उन्हें मृत्युदंड भी दिया था, पर रानी साहब ने उनके प्राणों की रक्षा की। तुम्हें कोई पुराना पत्र मिला होगा बाजी। अब उनके प्राणों पर कोई संकट नहीं है। इस समय वो इस महल के किस भाग में हैं? वो लोग अब महल में नहीं हैं। महाराज ने उन्हें रिहा कर दिया। अब तक वो लोग सासवड़ के मार्ग में होंगे। इसके अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं पता। अब मुझे जाने दो। किसी ने मुझे राजद्रोही के पुत्र के साथ बात करते हुए देख लिया तो? धन्यवाद काकी। राजे तो आई के प्राण लेना चाहते थे और फिर उन्होंने आई को रिहा कर दिया। इसमें कोई रहस्य अवश्य है। मुझे जल्द से जल्द आई पी और चिमना तक पहुंचना होगा।
का जवाब तुझे आज मिलेगा राधा भाई। आज तेरी आंखों के सामने तेरे तीनों बच्चे मरेंगे और कोई बचा नहीं पाएगा, ना तेरा शौहर और ना ही तेरा बेटा। समझ नहीं आ रहा कहाँ जाऊं। सातारा से सासौड़ जाने के 2 मार्ग हैं। एक मार्ग जो पक्का मार्ग है, जहाँ पर सिर्फ बैलगाड़ी आ जा सकती है, और एक लंबा और दुर्गम मार्ग जो आई के लिए बहुत कठिन होगा। आई ने कौन सा मार्ग लिया होगा मल्हारी? कमबख्श, एक भाई के घर के दरवाजे अपने दूसरे भाई के लिए कभी बंद नहीं होते, पर तुम्हारे घर की दीवारें तक खुली हुई है। भाई हो तो ऐसा। हाँ आजम, तुम यहाँ दखन में क्या कर रहे हो? हाँ, हमारे वालिद मरूम बादशाह औरंगजेब ने हिंदुस्तान के 3 टुकड़े कर दिए ना, और हम तीनों भाइयों में एक एक बांट दिया, तो फिर क्या कमबख्श? तुम एक मस्करे की बातों में आकर उन मराठी कैदियों को जाने दिया तुमने। तुम एक बच्चे को नहीं संभाल पाए, पूरे दक्कन को। नहीं कमबख्श, नहीं। अगर तुम्हें बकरी की तरह हलाल करना होता ना, तो अब तक कर चुके होते, और मुआज़्ज़म का हिसाब करने रवाना हो चुके होते। पर नहीं, हम नहीं चाहते कि आवाम ये सोचे कि हिंदुस्तान का नया बादशाह बेरहम है। हम औरंगजेब नहीं है कमबख्श, हम तुम्हें लड़ने का मौका देंगे। तैयार हो जाओ कमबख्श, बाहर हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फकीर ने कहा था कि औरंगजेब के बेटे सिंहासन के लिए एक दूसरे का रक्त पाएंगे। मुगलों के नाम पर तुम एक बदनुमा दाग थे, आज उस दाग को हमने तुम्हारे खून से धो दिया।
कमबख्श। बाजी की माँ जरूरत से ज्यादा अक्लमंद है। जाओ ढूंढो उसे। वो और उसके बच्चे कहीं भी हो, हमसे बच के नहीं जाने चाहिए। ये गाड़ी अब सीधा सासवड़ जाकर ही रुकेगी और कहीं नहीं। बैलगाड़ी वाले भाऊ मर गए क्या? बेहोश हुए हैं, लेकिन जब तक उन्हें होश आएगा हम उनकी पहुंच से बहुत दूर पहुंच गए होंगे। थोड़ी देर रुक के विश्राम कर ले। हमें सूर्यास्त से पहले घर पहुंचना है चिमना। आपको देश और परिवार में से किसी एक को चुनना होगा। आप देश की रक्षा कीजिए। आपकी जान भी कोई आपका अपना लेगा, याद रखना। मराठी है, आपको मारने आए थे। प्रतीक्षा करते करते आंखें पत्थर हो गईं, पर एक भी सरदार नहीं आया। हमारे अपने हमारे शत्रु बने हुए हैं। हमारी आई साहिब अभी तक कैद में हैं और हमारे पास इस स्थिति से निकलने के लिए न साधन है न समृद्धि। शाहू जी, ये उन साहूकारों के नामों की सूची है जिनसे हम आर्थिक सहायता ले सकते हैं। एक दो नामों को छोड़ के आप कोई भी नाम चुन लीजिए। नहीं, 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 ये पण नहीं। शाहू जी, यदि आप बिना मिले एक के बाद एक धनपतियों को निरस्त करते रहेंगे तो फिर हम धन किससे मांगेंगे? इनसे। महाजी कृष्णा जोशी। शाहू जी, शायद आप जानते नहीं, पण
महाजी कृष्ण जी जोशी के तारा रानी साहिब से बहुत अच्छे संबंध है। उनकी धर्म पत्नी शिवबाई उनकी बहुत खास है। हम जानते हैं धाना जी, पर नीति कहती है कि यदि एक राजा को धन की आवश्यकता हो तो सहायता उस व्यक्ति से लें जिसके एक हाथ में धन यानी दूसरे हाथ में धर्म। वो धन से कुबेर हो यानी मन से ऋषि। महाजी कृष्ण जोशी ऐसे ही व्यक्ति हैं। पण आप उनके बारे में ये सब कैसे जानते हैं? औरंगजेब की कैद में हमने मात्र स्वतंत्र होने की ही प्रतीक्षा नहीं की, स्वतंत्र होने के बाद क्या करना है उसकी तैयारी भी की है। शाहू जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो तारा रानी साहब का साथ छोड़कर हमारा साथ क्यों देंगे? वो सोचना आपका काम है बालाजी। आपकी दृष्टि वो देख लेती है जो किसी और की दृष्टि नहीं देख पाती। तलवारों और रक्तपात के बीच आपके नेत्रों ने एक मुगल सैनिक को एक मराठी की ढाल बने हुए देख लिया। एक सैनिक के मन में हमारे लिए सम्मान पहचान लिया। महाज जी को अपने पक्ष में कैसे लेना है उसका मार्ग भी आपको ही ढूंढना होगा बालाजी। चिमना, बस थोड़ी देर और। चिमना, 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 लगता है वो लोग यहाँ से आगे निकल गए, पर राधाबाई हमल से हैं, इसलिए यहाँ से ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगी। ढूंढो उसे। चूहों को बिल से निकालना हमें अच्छी तरह आता है। देखते हैं कैसे बाजी का भाई इस धुएं के सामने अपनी खांसी रोक पाता है। चिमना,
यहाँ है ना? हाँ? हाँ? यहाँ है ना? अगर किसी संकट में फंस जाए तो आग लगा देना। मैं शाम तक पहाड़ी पर पहुंच जाऊंगी। अगर मुझे धुआं दिखा तो मैं समझ जाऊंगी कि तुझे मेरी सहायता की आवश्यकता है। कल मल्हारी, क्या यह धुआं मदद के लिए आई पर संकट होने का संकेत हो सकता है? चल मल्हारी। बुरे विचार हमारे मन में क्यों है? हम उनचास की तरफ जाएं या सासवड़ की तरफ? एक तरफ हमारा कर्तव्य है और दूसरी ओर हमारा परिवार। अब ये निर्णय हमारी मातृभूमि करेगी। जिस ओर हमारी धरती की मिट्टी उड़ेगी हम उसी दिशा में जाएंगे। राधा भाई, ऐसे तुम्हारा चूहों की तरह छुप कर रहना अच्छा नहीं लगता। आखिर बाजी की माँ हो तुम, वो माँ जिसने अपने बेटे को बहादुर बनाने के लिए खुद जंग पर भेजा था। ऐसी माँ छुप कर बैठे तो ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की। हमारे ही खेमे में आकर हमें धमकी देने की हिम्मत दिखाई थी तुमने। कहाँ गई वो हिम्मत, कहाँ गए वो तेवर? खुद की ही औलाद के सामने ऐसे बुज़दिली दिखाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? ये मत सोचना कि तुम बच जाओगी, मरना तो तुम्हें है ही। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ में है कि छुपकर चूहिया की मौत मरोगी या सामने आकर शेरनी की मौत। चिमना, मेरी बात सुनो, दोनों मेरी बात सुनो। तुम दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कल्ला, हाँ? तुम दोनों यहाँ से बाहर नहीं निकलोगे, कल्ला भी हो? हाँ चिमना, मैं भी आती हूँ। हाँ? बाहर मत निकलना। तुम भी मरोगे बालाजी, और तुम्हारा परिवार भी। अब तक तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे दोनों बच्चे भी मर चुके होंगे। सामने आई हूं नासिर, और मरने नहीं, मारने। पिछली बार तेरी सजा में जो कमी रह गई थी ना, आज पूरी होगी।
हमसे लड़ोगी, वो भी इस हाल में। तुझे क्या लगा नासिर? मैं गर्भवती हूं तो कमजोर हूं? एक बात सुन ले, कोई माँ कमजोर नहीं होती। हर जीवन में ईश्वर का अंश होता है, और वो अंश जिस माँ के अंदर पल रहा हो, उस माँ की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। तू किसी मराठी से डरे या ना डरे, ईश्वर से डरना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो गया ना, तो मेरे पति और पुत्र से पहले महादेव तुझे दंड देंगे। लोगों को गुस्से से पागल होते हुए कई बार देखा था, मगर आज पहली बार किसी को डर कर पागल होते हुए देख रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि भगवान आकर तुम्हें बचाएगा? तो ठीक है, फिर बुलाओ अपने भगवान को और बोलो उन्हें कि आकर बचा ले। हमें मारने के लिए तुम्हें किसने भेजा? किसी ने भी भेजा। क्या अंतर पड़ता है? ये सत्य तो नहीं बदल जाता कि तुम एक गद्दार हो। अब तुम भी मरोगे बालाजी, और तुम्हारा परिवार भी। तुम्हारा बेटा बाजी कमबख्श के साथ लड़ते हुए पहले ही मर चुका है। अब तक तुम्हारी पत्नी और दोनों बच्चे मर चुके होंगे। हमारी पत्नी और बच्चे सातारा में हैं, और तारा रानी साहब के होते हुए उन पर आंच भी नहीं आएगी। बताओ हमारी पत्नी कहाँ है? कौन मारने वाला है उन्हें? राजे ने तुम्हारी पत्नी और बच्चों को कैद से रिहा कर दिया है। वो सासवड़ की तरफ वापस जा रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि वो सासवड़ की तरफ नहीं, मौत की तरफ जा रहे हैं। बाजी,
सरकार और हमारे बच्चों को कुछ हुआ होता तो उससे पहले हमारे प्राण चले गए होते। वो जीवित है। जीवित है तो कहाँ है? मेरी आई को यही लात मारी थी ना? और माँ को बचाने के लिए भगवान को धरती पर नहीं आना पड़ता, क्योंकि माँ स्वयं धरती पर भगवान होती है। और तूने मेरी माँ को, मेरे भगवान को चोट पहुंचाई, और इसके लिए मात्र एक ही दंड है, मृत्यु दंड। बाजी, आई, 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 उठाई, आई, आई, तो ठीक है ना? मुझे घर लेके चलवा जी। हम घर जा रहे हैं। आई, हम घर जा रहे हैं। उठ आई, आई, उठ, आई, उठ, आई। काका, क्या बात है बेटा? काका, मुझे आपके हाथ गाड़ी की आवश्यकता है। हाथ गाड़ी की? लेकिन मना मत कीजिएगा, वरना अनर्थ हो जाएगा। काका,
पापा मारे, मारे, मारे। बालाजी बच के निकल गए, उनका परिवार बच के निकल गया। राधाबाई कैसे बच गई? ये कैसे संभव है कि उन्हें अपने रिहाई के पीछे छुपी हमारी चाल पता चल गई हो? माँ के मन से कुछ छुपा नहीं रहता राजे। ऐसा है? आपने हमारा विरोध किया, आपने राधाबाई को चेतावनी दी। मौका मिलता तो जरूर बताते, पर लगता है राधाबाई ने आपका छल स्वयं पहचान लिया। आखिर वो बाजी जैसे पुत्र की माँ है, बालाजी की पत्नी है, इतनी राजनीति तो समझती ही होंगी। आप एक देशद्रोही, उसके बेटे, उसके परिवार की प्रशंसा कर रही हैं? हम किसी के पुत्र की प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, बस अपने पुत्र को ये कह रहे हैं कि वो राजनीति में अभी बहुत कच्चे हैं। यहाँ मौका एक बार मिलता है राजे, और जो मौका खो देता है उसे देर सवेर सिंहासन भी खोना पड़ता है। अरे चिमना कहाँ भाग रहा है? बच्चे कहाँ हैं?
क्या मस्ती सूझ रही है तुम लोगों को? अहो काय झालंय? ये देखिए क्या हाल किया इस वानर सेना ने। कितनी बार समझाया तुम्हें? हाँ काय? कितनी बार बताया कि जो काम हाथ में लिया है उसे ठीक से पूरा तो करो। नहीं 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 नहीं, वैद्य जी ने मना किया है। वैद्य जी ने मना किया है। मुझे सताना नहीं है, आप मुझे सता नहीं सकते। वैद्य जी ने मना किया मुझे सताने के लिए। सताने के लिए मना किया है, नहाने के लिए नहीं सरकार। आओ नहीं नहीं। ईशु तो इतना रो क्यों रहा है रे? मैं रो नहीं रहा, मैं तो नहीं रोक पा रहा। अच्छा बता बाकी सब कैसे है? परशु कैसा है? परशु के पिता को किसी और गांव में काम मिल गया तो वो लोग गांव छोड़कर चले गए और मैं उससे अंतिम बार मिल भी नहीं सका। बाजी तूने परशु को क्षमा कर दिया? अरे परदेश में व्यक्ति गांव के शत्रु को भी स्नेहपूर्वक याद करते हैं। परशु तो फिर भी मेरा मित्र था। कितना कुछ होने के बाद समझ में आ रहा है कि परशु ने जो किया वो कमजोरी थी, कपट नहीं। सच्चे मित्र तो गलती माफ करके मन साफ कर लेते हैं। सच्ची मित्रता की बात झूठे वादे करने वालों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। कोटिया इतनी सी बात पे कोई इतना रुकता है क्या? कोटिया रोक ना। संसार में अच्छे और सच्चे मित्र बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। तू मेरी प्रशंसा कर रहा है? हाँ कोटिया तो और कर। कोटिया मुझे तेरी बहुत याद आती थी। कोटिया याद आती थी तो पत्र लिखता। अगली बार पक्का लिखूंगा। मतलब तू मुझे फिर से छोड़कर जाने वाला है? नहीं कोटिया, अरे नहीं। बाजी छोड़ मला, छोड़। छोड़ बाजी, मेरी पतली कलाई मुड़ जाएगी, मेरा भारी बदन लचक जाएगा। कोटिया मैं सच में बहुत उलझ गया था। हाँ खरच, संसार में तुझसे अधिक भार किसी पर नहीं है। शेषनाग के सर पर तो मात्र पूरे संसार का भार है, पर तेरे सर पर संसार के भार के साथ साथ चोटी का भी भार है। गोटिया तू मेरी याद में दुबला हो गया रे। हो गोटिया मैं दुबला हो गया। मैं दुबला हो गया। मैं दुबला हो गया। बाजी दुबला हुआ ना? हाँ हाँ ईशु मैं दुबला हो गया। मैं दुबला हो गया। गोटिया 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 तू दुबला नहीं हुआ है। अरे ईशु जो रोज देखते हैं उन्हें अंतर पता नहीं चलता।
बाजी इतने दिनों बाद देख रहा है, उससे पता चलेगा कि मैं कितना दुबला हुआ हूँ। हाँ बाजी, सांग ना, मैं दुबला हुआ हूँ ना? हाँ लग तो रहा है, पर सही स्थिति गले लगने के बाद ही पता चलेगी। मैं अभी आता हूँ, बाजी। ये गोटिया को क्या हो गया? हमारा गोटा अब हमारा नहीं रहा बाजी। पहले आप तारा रानी साहिब के विश्वास पात्र थे, अब शत्रु हैं। आपके प्राण भी संकट में हैं। तिनका तिनका जोड़ के ये घोंसला बनाया हमने, हाथियों में कहीं उड़ गया तो? आपका भेजा हुआ हत्यारा बालाजी के प्राण नहीं ले सका, नासिर, राधाबाई और उन बच्चों के प्राण नहीं ले सका। और बाजी को मरना होगा उसे। ये ऐसे गुल्ली उठाओ और सीधा निशाना उस इमली पर लगाओ। तू इमली को देखना, मुझे क्यों देख रहा है? वो क्या है नम्रता, वो इमली है खट्टी और तुम हो मीठी। मुझसे मीठी तो मेरी जूती है, मिलेगा उससे? मुझे नहीं सीखना है तुमसे, ये रख अपनी को ले। देखो नम्रता, तुम मन छोटा मत करो, एक बार हमारा विवाह हो जाने दो, फिर मैं रोज तुम्हारे लिए इमली तोड़ कर लाऊंगा। एक खोटिया, मैं तेरी खोटी वाली बात नहीं मानने वाली। तू रोज कहता है कि बाबा से विवाह के बारे में बात करेगा, पर बस तू जलेबी खा के निकल जाता है। और क्या करूं नम्रता, जब भी मैं आता हूँ तुम्हारे बाबा बड़ी सी कढ़ाई में तेल खौलाते रहते हैं। कढ़ाई से डरेगा, कलवाई की पुत्री से कैसे विवाह करेगा? मेरी सही ने सच कहती है। क्या है? ये कि मोटे का प्रेम खोटा नहीं का नम्रता, मेरे प्रेम में कोई खोट नहीं है। अगर यदि मेरे प्रेम में कोई खोट है तो इस पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाएंगे। अहो, क्या कर रहे हैं आप? घर में शिशु आने वाला है, घर को सुरक्षित कर रहे हैं। हाँ पर आठ होता है, भीऊ जब छोटी थी तो उसने सिक्का निगल लिया था। हम घर पे थे, तभी नदी पार करके वैजी को ले आए थे, पर अब पता नहीं कहाँ होंगे। हमें सास के लिए शीघ्र निकलना होगा। सरकार, पहले तो आपको हमेशा जानना होता था कि हम कहां जा रहे हैं, पर आज आपकी आंखों में उत्सुकता नहीं है, आशंका है। कैसा लगा? पहले आप तारा रानी साहिब के विश्वास पात्र थे, अब शत्रु है। मात्र आपकी आजीविका ही नहीं, आपके प्राण भी संकट में हैं। तिनका तिनका जोड़ के ये घोंसला बनाया हमने, हाथियों में कहीं उड़ गया तो? उड़ गया तो एक नया घोंसला बनाएंगे। आंधियों के डर से
दीपक जलाना बंद नहीं किया जाता सरकार। आओ, अब हमारे साथ बच्चे हैं। तब अवस्था अलग थी, आयु भी कम थी। तो आप कौन सा वृद्ध हो गए? यदि वृद्ध हो भी गए तो आप बस एक बार मुस्कुरा कर देखिएगा, फिर से युवक बन जाएंगे। संकट से बड़ा विश्वास होता है, यानी जब तक आपका प्रेम और विश्वास हमारे साथ है, कोई विपत्ति, कोई संकट हमें परास्त नहीं कर सकते। तूने कौन सा रोग पाल लिया गोटिया? अभी तो स्वराज का संग्राम सही से आरंभ भी नहीं हुआ और तू अभी से भटक गया। सब तेरी गलती है। मेरी गलती है? मतलब तू राम और मैं लक्ष्मण। अगर राम जी लक्ष्मण को छोड़कर वन जाएंगे तो गड़बड़ तो होगी ही ना। तो मुझे बिना बताए चला गया, मैं यहाँ अकेला रह गया, तो मुझे प्रेम हो गया। कोटिया, तू जानता भी है प्रेम क्या होता है? हाँ बाजी, जब अपनी जिलेबी किसी और को देने का मन करे उसे प्रेम कहते हैं। जब पेड़ पर फल तोड़ने चढ़ो और उसे देखकर फल तोड़ना ही भूल जाओ उसे प्रेम कहते हैं। प्रेम संसार की सबसे सुंदर वस्तु है। नहीं गोटिया, संसार की सबसे सुंदर वस्तु चांदी की कटोरी में मखने की खीर होती है। चांदी की कटोरी में मखने की खीर, वाह शिव वाह। हाँ, तो प्रेम संसार की दूसरी सुंदर वस्तु है। प्रेम वस्तु नहीं, भावना होती है, जो धरती को पौधे से, जो वायु को सृष्टि से और एक योद्धा को अपनी मातृभूमि से। प्रेम भाव को बंधन में जकड़ेंगे तो उसका दायरा सीमित हो जाता है। योद्धाओं की शादी तो तलवार से और कटार से होती है, औरतों से शादी तो आम इंसान करते हैं। देश से प्रेम तो मैं भी करता हूँ बाजी, पर उसके साथ विवाह तो नहीं किया जा सकता। देश के साथ बैठकर मीठी मीठी बातें नहीं की जा सकती। और यदि प्रेम और विवाह इतना बुरा है तो छत्रपति शिवाजी महाराज शादी क्यों करते? बाजी, अब तुम मुझसे मत कहना कि मैं मित्रता और प्रेम में से किसी एक को चुनूं। अब तो मैं नम्रता के बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। तो यही चाहता है तो मैं तेरी सहायता करूंगा। बाजी, प्रणाम काका। अरे बाजी, इतने दिनों बाद गांव में रौनक लौटी है। बताओ क्या चाहिए? काका, हमें जो चाहिए वो मात्र आप ही दे सकते हैं, पर पता नहीं आप वो देंगे या नहीं। अरे क्यों नहीं दूंगा भाई, ये सारा माल बेचने के लिए है। अरे काका, कैसी बातें कर रहे हो? दूध के दांतों से काट लूंगी। ऐसा क्या कह दिया मैंने? जो आपको चाहिए अगर मेरे पास होगा तो मैं जरूर दूंगा। तो बीड़ा उठाओ। बीड़ा? भीऊ, हम सखाराम काका को युद्ध पर थोड़ी ना भेज रहे हैं जो बीड़ा उठवाए। पर हम जो चाह रहे हैं वो युद्ध से कम थोड़ी ना है। काका, हमें जो चाहिए वो आपको सबसे प्रिय है। आपको वो देते हुए बहुत कष्ट होगा, वो भी गोटिया को देते हुए। गोटिया? जी गोटिया, बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, बस कभी कभार 2 सेर भात, 8-10 मोदक और कुछ फल खाकर सुस्त पड़ जाता है बेचारा। शिव 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 शिव, इतना खाता है? नहीं नहीं काका, आप गोटिया को गलत समझ रहे हैं। उसे खाने का शौक नहीं है, पर वो दिन भर सो कर थक जाता है। भाई वो सच में ही बहुत आलसी है, पेटू सुस्त प्रकार का प्राणी है।
आहो काय तुम्ही पण काका, कमाल है, मेरे इतना समझाने पर भी आप उसे पेटू, आलसी और सुस्त समझ रहे हैं। खैर, लड़का मन का और स्वभाव का बहुत अच्छा है। आप उसे वो दे दीजिए जो उसे चाहिए, वो उसे जीवन भर संभाल कर रखेगा। लेकिन बाजी, मिठाई तो 2-3 दिन में खराब हो जाएगी, वो जीवन भर कैसे संभालेगा? बाबा, बाजी मिठाई के बारे में बात नहीं कर रहा था। तो वो मेरे बारे में बात कर रहा था। मैं गोटिया से विवाह करना चाहती हूँ। और मैं नम्रता से। और हम उनके विवाह में मिठाई खाना चाहते हैं। तो बीड़ा उठाओ। हमारा एक भी तीर निशाने पर नहीं बैठ रहा पंत जी। आपका भेजा हुआ हत्यारा बालाजी के प्राण नहीं ले सका, नासिर, राधाबाई और उन बच्चों के प्राण नहीं ले सका। और बाजी, वो तो जैसे अमृत पी के आया हो, किसी भी युद्ध में जाए मरता ही नहीं। कमबख्श के कैद से उन मराठी सैनिकों को छुड़ाकर उनकी नजर में भी नायक बन गया। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं होता। बाजी को मरना होगा, मरना होगा उसे। पण रानी साहेब। आई साहेब जो चाहे कहती रहे, होगा वही जो हम चाहते हैं। उन सबको मरना होगा। सम्मुख युद्ध में परास्त नहीं कर सकते तो षड्यंत्र खींचिए, विष दीजिए, नींदें मार दीजिए, पर कुछ कीजिए पंत जी। महाराज, अपनों के रक्त के दाग बड़े गहरे होते हैं। एक बार लग जाए छूटते नहीं है। यदि बालाजी और उसके परिवार की हत्या हो गई, प्रजा आप पर प्रश्न उठाएगी। तो हम क्या करें पंत जी? आप राजा हैं, आप राजनीति कीजिए, ऐसी चाल चलिए उनका जीवन उन पर ही बोझ बन जाए, उन्हें दंड भी मिले और प्रजा शाहू जी के साथ जाने से रुक जाए। दृष्टि तलवार पर नहीं, शत्रु पर होनी चाहिए, क्योंकि वास शत्रु करेगा, तलवार नहीं। मेरे ख्याल से हमें विश्राम कर लेना चाहिए। ले जाओ इन्हें। नहीं, आई, चिमना, नहीं बाबू, हम विश्राम नहीं कर सकते। आपकी अनुपस्थिति में हमें परिवार की रक्षा करनी होगी। हमें तैयार होना ही होगा। तुम सही कह रहे हो चिमना। योद्धा को बिना शस्त्रों के भी लड़ना आना चाहिए। युद्ध में वही जीतता है जो स्वयं को शस्त्र बना लेता है। मुझ पर वार करो चिमना।
बाबा, आपके बच्चों ने एक ही दिन में पूरे गांव को सर पर उठा लिया है सरकार। वो सखाराम हलवाई आए थे हमारे पास। गोटिया, झगड़े। पहले माने नहीं वो, यानी फिर मान गए। अगो भाई। ये गोटिया के विवाह की तिथि निकाली? सोच रहे थे कि सखाराम जी के साथ गोटिया के परिवार वालों से मिलकर विवाह का मुहूर्त निकाल लेते हैं। बस एक बार साथ से लौट आए। शाहू जी के अभियान के लिए धन एकत्रित करने हमें सास जाना होगा। बाबा, आप हमें छोड़कर मत जाइए। दौलताबाद, सतारा और बाहर का संसार बहुत बुरा है। हमारा गांव सबसे सुंदर है। हम यहीं रहेंगे। बाबा, आप हमें छोड़कर मत जाओ। तो सही कह रहे भी हो। हमारा गांव सबसे अच्छा है। सब यहाँ पर प्रेम से रहते हैं। पर यदि इस देश का हर गांव, हर घर हमारे गांव और हमारे घर जैसा बन जाए तो? ऐसा हो सकता है भाऊ? हाँ भी हो। यदि राजा प्रजा को परिवार समझे तो पूरा देश घर बन जाता है। शाहू जी ऐसे राजा हैं जो इस देश के हर गांव को हमारे घर जैसे सुंदर बना सकते हैं। बाबा उनकी सहायता करने जा रहे हैं। अब तू ही बता भी हूँ, बाबा को जाना चाहिए या नहीं? पर पत्र लिखते रहना। क्या बात है बाजी, नींद नहीं आ रही? बाजी, क्या बात है? मन में एक द्वंद्व चल रहा है आई। यही ना कि माँ और मातृभूमि में से किसे चुने? माँ पुत्र की हर धड़कन को पहचानती है। विचार तेरे मन में बाद में आता है
थप्पड़ मैं पहले लेती हूँ। कर लगा? जब से बाबा ने कहा है कि हमारे अपने सरदार शाहू जी का समर्थन नहीं कर रहे, तब से मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं मैं बाबा की सहायता कर पाऊंगा या नहीं, पर मैं प्रयास अवश्य करना चाहता हूँ। अगर तुझे ये लगता है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगी। जा, अपने बाबा के साथ जा। जिसे आकाश छूना है उसे पिंजरे में बंद नहीं किया जाता। तुझे जीवन में आगे बढ़ के बहुत कुछ करना है बाजी। शाहू जी का साथ देखे बालाजी आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। बहुत बड़ी समस्या बालाजी। युद्ध में हमारी सहायता मांगने आए हैं। हमारा धन विकास के लिए है, विनाश के लिए नहीं। क्षमा कीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। बाजी! ये क्या कर रहे हो? बाजी छोड़ो उन्हें। शाहू जी का साथ देखे बालाजी आपने अपने लिए और अपने परिवार के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। बहुत बड़ी समस्या बालाजी। रजनी काकी, नारू काका, रजनी काकी, नारू काका। आई, दिन चढ़ाया और अभी तक कोई काम पर नहीं आया। मैं भी वही सोच रही थी बियो, अभी तक कोई आया क्यों नहीं? पता है, इतने दिनों के बाद घर लौटने के बाद भी ऐसा लगता है कि अपना घर सराय जैसा हो गया है। सब खत्म होने को आया है, तेल, अनाज, नमक, सब्जी, और सब्जी वाला तो गुजरा भी नहीं अभी तक यहाँ से। आई, अब मेरा छोटा पेट कैसे भरेगा? थप्पड़ से। ए, मेरे दूध के दांत देखिए ना, फिर से काट लूंगी। बियो, बस। आई, तो चिंतित मत हो, हम बाजार जाकर सामान ले आते हैं और लौटते समय रजनी काकी और नारू काका के घर होते हुए आएंगे। बरा, तू इधर आ, बैठ। कंकड़ निकाल, देख, लवकर ये रे। हो। ठीक से कर। बालाजी, आपकी वीरता और नीति कुशलता की बहुत सारी कहानियां सुन चुके हैं हम, किंतु आपसे मिलने का सौभाग्य पहली बार प्राप्त हो रहा है। बोला, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? राष्ट्र के नव निर्माण के लिए हम आपसे धन मांगने आए हैं महाराज जी। उत्तम। हम तो पीढ़ियों से राजाओं को धन देते आए हैं। तुम्ही सांगा, आपको कितने धन की आवश्यकता है? 50 सहस्त्र शिवराय।
50 सहस्त्र? इतना धन? हो बड़ा जी, ये इतनी पूंजी किस लिए चाहिए आपको? शस्त्रों के लिए, सिंहासन के लिए जो युद्ध होने वाला है उसमें अपने पक्ष, अपनी सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए। आप युद्ध में हमसे सहायता मांगने आए हैं? लक्षात ठेवा, हमारा धन विकास के लिए है, विनाश के लिए नहीं। क्षमा कीजिए, हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। पर महाराज, आपने कहा था राष्ट्र के निर्माण के लिए आपको धन की आवश्यकता है। हमने आपसे कहा था कि राष्ट्र के नव निर्माण के लिए हम आपसे धन मांगने आए हैं। आणि नव निर्माण पुराने को तोड़कर ही आरंभ होता है। विनाश ही सृजन की पहली सीढ़ी है। ये सोच एक सिपाही की हो सकती है, एक व्यापारी की नहीं। क्षमा करें। बाजी, बाजी! ये क्या कर रहे हो? बाजी छोड़ो उन्हें। क्षमा चाहूंगा काका, बस यही समझाना था कि जब अपनों पर संकट आते हैं तो सैनिक और व्यापारी में कोई अंतर नहीं रह जाता। और इस समय हमारी मातृभूमि पर संकट है। इस समय हर हाथ को हथियार उठाना पड़ेगा। आपका पुत्र आपके नियंत्रण से बाहर है बालाजी। हमने गुड़ी पाड़वा में भी देखा था। ये केवल उपद्रवी नहीं, झूठा और बेईमान भी है। बाजी, इकडे ये। हम अपने पुत्र की ओर से आप सबसे क्षमा चाहते हैं। बस, बहुत हुआ, बहुत हुआ बालाजी। ये आपका पुत्र सही बात भी गलत तरीके से समझाता है। यदि आपको तारा रानी साहब ने नहीं भेजा होता तो इसकी नासमझी की बहुत बड़ी सजा पाते आप। कदाचित आपसे भूल हुई है मां जी। हम यहां तारा रानी साहब के लिए नहीं, शाहू जी के लिए आए हैं। अब हम राजे को नहीं, शाहू जी को अपना राजा मानते हैं। काका, थोड़ा तेल देना। इस गांव में देशद्रोहियों को तेल तो क्या, पानी की एक बूंद तक नहीं मिलेगी। देशद्रोही किसको बोला? तेरे बाप को। मेरे बाबा देशद्रोही नहीं है, देशद्रोही तो तू है। तूने नासिर का साथ दिया है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तेरे पिता देशद्रोही है। हर अपराध की क्षमा हो सकती है, देशद्रोह की नहीं। और देशद्रोह कोई भूल नहीं है, वो एक पाप है।
और देशद्रोही के कमाई पर पलने वाला परिवार पाप में भागीदार है। पकड़ो इस देशद्रोही के पुत्र को। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। कैसी बात कर रहे हैं बालाजी? तारा रानी साहब की वीरता, उनकी देशभक्ति को भूल गए आप? कैसे भूल सकते हैं आप? क्या औरंगजेब का आतंक और मराठी साम्राज्य के बीच में यदि कोई खड़ा था तो वो केवल तारा रानी साहब थी। तब कहां थे आपके शाहू जी? सूर्य पर कभी क्रोधित नहीं हुआ जाता कि वो रात भर कहां था। रात लंबी थी, पर अब आकाश में एक नया सूर्य उग रहा है, शाहू जी के रूप में। विरोध नहीं, उनका स्वागत कीजिए महाजी। शाहू जी तब औरंगजेब की कैद में थे, इसलिए कुछ कर नहीं पा रहे थे, पर अब वो स्वतंत्र है। यानी उनकी रगों में छत्रपति शिवाजी महाराज यानी संभाजी का रक्त दौड़ रहा है, जिनका साथ आपके पूर्वजों ने भी दिया था। यानी स्वर्गीय महाराज राजा राम जी की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पश्चात सिंहासन पर शाहू जी बैठे। नहीं नहीं, अपने मृत्युशैया पर राजा राम साहब ने राजे को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। ये सत्य नहीं है। महाराज राजा राम साहब की अंतिम इच्छा यही थी कि उनके पश्चात शाहू जी ही सिंहासन पर बैठेंगे, पर तारा रानी साहब ने राजे के नाम की घोषणा कर दी। क्या बात कर रहे हैं आप? कैसी बात कर रहे हैं आप? रानी साहब झूठ क्यों बोलेंगी? देश की भलाई के लिए हो। शाहू जी कैद में थे, रानी सिंहासन को एक राजा की आवश्यकता थी। रानी साहब ने जो कुछ किया महाराज जी, मराठी साम्राज्य की रक्षा के लिए किया। बालाजी विश्वनाथ भट्ट, हम आपकी इन बातों पर विश्वास क्यों करें? आप तो हमारे लिए अजनबी हैं। किंतु रानी साहब के साथ हमारे बहुत पुराने संबंध हैं। सेनापति धनाजी जाधव से ज्यादा तो नहीं। धनाजी भी शाहू जी का साथ दे रहे हैं, तो कोई बात तो अवश्य होगी। मुझे क्या कहना क्या चाहते हैं आप? जल की एक बूंद पत्थर पर गिरे तो पानी, मिट्टी पर गिरे तो अमृत। शाहू जी भी इस जल की बूंद की तरह है, जो हमारी मिट्टी पर गिरेगी तो अमृत बन जाएगी। यदि मराठी साम्राज्य के इस पौधे को वटवृक्ष बनाना है महाराज जी, तो जल की इस बूंद को मिट्टी तक पहुंचने दीजिए। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल आपस में लड़कर अपनी शक्ति समाप्त कर रहे हैं। आजम ने कमबख्श की हत्या कर दी है, अब वो मुआजम से युद्ध करेगा। यानी हमें इस समय एक ऐसे शक्तिशाली राजा की आवश्यकता है जो मुगलों को हमारी इस मातृभूमि से दूर कर दे। बरोबर बरोबर बालाजी, और ऐसा राजा है हमारे राजे। गुड़ी पड़वा के समारोह में हमने उनके तलवार का जौहर देखा है। जी, शास्त्रों में राजा के 4 गुण लिखे हैं। उसकी तलवार में धार हो, मन से वो उदार हो, भुजाओं में शक्ति हो और सेना की स्वामी भक्ति हो। और यदि ये 4 गुण हमारे राजे में हैं, तो हम शाहू जी का साथ क्यों दें? बालाजी, आप भले ही तारा रानी साहब की महानता को भूलकर उनके साथ विश्वासघात करें, लेकिन हम ऐसा कदापि नहीं करेंगे। बालाजी, यही बेहतर होगा कि आप शीघ्रातिशीघ्र यहां से चले जाएं।
इससे पहले कि हम आपको बंदी बना लें। चले जाइए यहां से, किसी को इस बात का पता न चले कि हमारे घर हमसे मिलने एक देशद्रोही आया था। मेरे बाबा ने शाहू जी का साथ दिया है, क्योंकि शाहू जी महाराज सही हैं। गुरुजी ने तो पहले ही कहा था, इसका परिवार एक दिन इस गांव के नाम पर कलंक लगाएगा। और आज वो दिन है, इसके परिवार ने हमारे गांव के नाम को मिट्टी में मिला दिया है। इससे पहले हमारा गांव देशभक्तों का गांव कहलाता था, पर आज ये मराठी साम्राज्य के सबसे बड़े देशद्रोही का गांव है। और इस बात का दंड तो इसको मिलना ही चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बालाजी ने पूरे गांव का नाम कलंकित किया है। आज वही कालिख इसके मुंह पे मली जाएगी। ये तो अपमान का प्रारंभ है पंत जी। आप देखते जाइए इस देशद्रोही परिवार का मैं क्या हाल करता हूं। आप जो देश के लिए कर रहे हैं इसका फल आपको अवश्य मिलेगा। राजकीय गुरुकुल के मुख्य आचार्य के लिए आपका नाम हम भेज रहे हैं। आप जैसा शिक्षक ही इस देश को सही राह दिखा सकता है। मेरे बाबा ने कोई देशद्रोह नहीं किया है। सिंहासन पर एक योग्य शासक को बिठाने का प्रयास करना देशद्रोह कैसे हो सकता है? यदि राजे इतने वीर और उदार हैं, तो वो शाहू जी को सातारा में आने से रोकना क्यों चाहते थे? शाहू जी कोई सैनिक अभियान नहीं कर रहे थे कि उन्हें बंदी बनाने के लिए मेरे बाबा और धाना जी को भेजा गया। राजे ने मेरी आई और मेरे छोटे भाई बहनों को बंदी बनाकर मेरे बाबा पर दबाव बनाने का प्रयास किया। जो वाकई में वीर होते हैं वो निर्बल को ढाल बनाकर बाहर नहीं करते काका। और सरदारों की स्वामी भक्ति राजे ने कमाई नहीं, खरीदी थी। बस बालाजी, आपका यह पुत्र तारा रानी साहब पर एक के बाद एक आरोप लगाया जा रहा है जो असत्य है। तारा रानी साहब ऐसा क्यों करेंगी? उनके इरादे लोहे के और मन सोने का है। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। हो, बरोबर है। रानी साहब ने ऐसा किया भी नहीं है। ये सब तो स्वयं राजे कर रहे हैं। सत्ता का चरित्र अग्नि जैसा होता है। अग्नि नियंत्रण में हो तो दीपक की लौ, और नियंत्रण से बाहर जाए तो जंगल की आग। महाजी, अब ये आग रानी साहब के नियंत्रण से भी बाहर जा चुकी है। इससे पहले कि हमारे और आपके बच्चों का भविष्य इस आग में जल जाए, हमें कुछ करना होगा। हमें क्या करना है ये आपसे सीखने की आवश्यकता नहीं है। और तुम बाजी, तुम्हारा साहस कैसे हुआ हमारे पति से ऐसे बात करने का?
तुम्हारे जैसे हिंसक और लड़ाकू बच्चे के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। अभी अपने बाबा को लो और इस घर से बाहर निकलो। आताच निघा। चल बाजी। ये झूठ है। मैं हिंसक नहीं हूँ, आप झूठी हैं। हमारी आई को झूठी कहने वाले? झूठी हमारी आई नहीं, तुम हो। तुमने गुड़ी पाड़वा के दिन भी सबसे झूठ कहा था। काशी, तुमने हमें वचन दिया था, तुम किसी के भी सामने ये सत्य नहीं बोलोगी। बाबा, हमने आज तक आपको और आई को ये सत्य नहीं बताया कि गुड़ी पाड़वा के दिन महाराज नहीं, उनका श्रीस्त्रन पहनकर ये लड़ा था। किसी से भी बताना मत कि महाराज के जगह द्वंद्व में मैं था, अपने आई बाबू से भी नहीं। बाजी, हमारे पुत्र का कहने का तरीका टेढ़ा सही, पर बात एकदम सीधी है। अपने स्थान पर किसी और को लड़ाने वाला राजा ना तो योग्य हो सकता है और ना ही वीर। मैं जानता था काका, आप ना मेरा विश्वास करेंगे ना मेरे बाबा का, और अपनी पुत्री पर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। जो राजा स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो स्वराज की रक्षा क्या करेगा? मेरे बाबा को जाने दो। पहले उधर तो देख लो। मैं जानता था काका, आप ना मेरा विश्वास करेंगे ना मेरे बाबा का, पर अपनी पुत्री पर तो आपको विश्वास करना ही पड़ेगा। जो राजा स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वो स्वराज की रक्षा क्या करेगा? दूसरे की विजय को अपनी विजय बना लेना वीरता नहीं होती काका। यदि देश की बागडोर एक कमजोर के हाथ में आ जाए तो देश का पतन हो जाता है, और यदि देश का पतन हो गया तो कोई परिवार सुरक्षित नहीं बचेगा, ना आपका ना हमारा। काशी, आईकडे जा बाळा। अच्छा हुआ काशी, अनजाने में ही सही, लेकिन ये सत्य तुमने हमें कह दिया, और सत्य क्या है इसका पता चल ही गया है। तो बालाजी, मैं आपका और शाहू जी का साथ देने के लिए तैयार हूं। बस एक बार बोल दिया तो बोल दिया, यावर चर्चा नहीं। चल काशी। आपका
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। काफी समय हो गया अभियू, चिमना क्यों नहीं आया अभी तक? आई तो यही रुक, हम देख कर आते हैं। भाऊ! चिमना? चिमना? ये क्या हुआ? ये तेरे पिता देशद्रोही है, हर अपराध की क्षमा हो सकती है, देशद्रोह की नहीं। बोलेगा? बोल चिमना। हाँ गोटे तू तो बोल, काय झालंय? सांग ना गोटिया भाऊ। ईशू तू तो बोल, मुझे कोई कुछ बताएगा? चिमना इधर आ, मुझे कोई कुछ बताएगा? हाँ सांगेल का कोणी? ये पकड़। व्यू सुनो 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 सुनो, गांव के मुखिया और सभी बुजुर्गों ने मिलकर यह निर्णय लिया है कि महाराज और तारा रानी साहब के विरुद्ध जाकर बालाजी ने देशद्रोह किया है, जिसके दंड स्वरूप ये गांव बालाजी और उनके पूरे परिवार का बहिष्कार करता है। आज से, अभी से बालाजी और उनके पूरे परिवार का इस गांव से दाना पानी बंद, और जो भी उनकी सहायता करते हुए पाया गया उसे भी इस दंड का भागीदार होना पड़ेगा। आप चिंता मत कीजिए, जैसे आपने कहा था वैसे ही होगा। बाबा मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हम शाओ जी से मिलने जा रहे हैं। जिसके मन में सत्य और साहस हो, संसार को उसका मनचाहा करना ही पड़ता है। मेरे बाबा को जाने दो। पहले उधर तो देख लो। क्या चाहिए तुम्हें? अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें? बस इन संदूकों में जो आप खजाना लेके जा रहे हो वो मुझे दे दो, मैं चला जाऊंगा। चाहो तो संदूक ले लो, संदूक में खजाना नहीं है, गरीबों को दान देने के लिए कुछ वस्त्र है बस। अच्छा देखते हैं, सारे संदूक खोलकर देख लो। कुछ नहीं है इसमें। खजाना कहाँ है? खजाना सही जगह पहुंच चुका है। तुम्हारे पास दो ही मार्ग हैं, या तो तुम और हम बिना संघर्ष किए एक दूसरे को जाने का रास्ता दें,
या फिर तुम और हम तलवार की धार पर ऐसे ही बैठकर हमारी सेना की दूसरी टुकड़ी के आने की प्रतीक्षा करें। उस टुकड़ी के आने के बाद हम तुमसे रास्ता नहीं मांगेंगे, तुम्हारा सर मांगेंगे। सोच लो, तुम्हें रास्ता देना है या सर? भागो! बाबा, हमारी दूसरी कौन सी टुकड़ी है? उस लुटेरे के चेहरे के सूक्ष्म भावों को देखकर हम समझ गए थे कि वो असमंजस में है। हमने तीर अंधेरे में चलाया और निशाना सही जगह लग गया। सेना की कोई टुकड़ी नहीं आने वाली बाजी। और खजाना कहाँ है? महाराज जी कभी भी अपना धन प्रचलित मार्ग से नहीं भेजते। हम तो मात्र लुटेरों को भ्रम में रखने के लिए हैं। धन तो दूसरे मार्ग से आपसे पहले साहू जी तक पहुंच जाएगा। पर बाबा, इन लुटेरों को ये कैसे पता चला कि हम जो धन लेकर जाएंगे वो इसी मार्ग से लेकर जाएंगे? क्या ये संभव है कि किसी ने हमारी सूचना इन्हें दी हो? वो संभव है, पर निश्चित तौर पर कुछ कह नहीं सकते। मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा पहला वार खाली गया है, लेकिन आपने जैसा कहा है अगला वार शाहू जी पे ही होगा और वो खाली नहीं जाएगा। हमें अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि अब बालाजी जैसे व्यक्ति की बातों में आ गए। आपने एक बार भी नहीं सोचा ना कि आपके इस निर्णय का आपके परिवार पर क्या असर पड़ेगा। व्यापार में व्यक्ति का नहीं लाभ का सम्मान होता है। जब लोगों को यह पता चलेगा कि आपने घाटे का सौदा किया है तो आपका क्या सम्मान रह जाएगा। और जब ये बात फैलेगी कि आपने अपना धन सेना और हथियारों के लिए दिया है तो समाज में हमारे पास भी कोई नहीं बैठेगा। अरे काशी के लिए हम बड़े बड़े व्यापारी और साहूकार खानदान में रिश्ते ढूंढ रहे हैं, उसका रिश्ता कैसे होगा? आप उगाच परेशान हो रही हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको कैसे पता ऐसा नहीं होगा? आप स्वयं तो व्यापार के सिलसिले में बाहर रहते हैं। यह समाज में हमें उठना बैठना पड़ता है। आपके इस निर्णय की क्या प्रतिक्रिया होगी ये हम अच्छे से जानते हैं। काशी तो फिर भी सयानी है, लेकिन कृष्णा तो बहुत छोटा है। आपने एक बार भी नहीं सोचा ना कि आपके इस निर्णय का उसके बाल मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके इस निर्णय ने उसका वर्तमान और भविष्य दोनों बर्बाद कर दिया। अरे रानी साहब, जब उनको पता चलेगा कि आप शाहू जी का साथ दे रहे तो अभी हम पर कृपा बरस रही है, तब कहर बरसेगा। पूरे समाज में हमारा बहिष्कार हो जाएगा। आपको हमसे बिना पूछे इतना बड़ा निर्णय नहीं लेना चाहिए था। आप सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रही हैं, लेकिन हमने पूरे देश के हित में सोचा है। आपको ये सौदा घाटे का लगता है ना, लेकिन हमारा सारा धन ही क्या, हमारा सारा जीवन देकर भी यदि हम देश को बचा पाए तो हम समझेंगे कि ये सौदा सस्ता पड़ा। अन्नदाता पाक करता तथा भोक्ता सुखी भव। जब से वो बाजी का बच्चा गया तब से ही आई क्रोध में है। हमें संदेह है उस वानर सैनिक के कारण ही आई बाबा में लड़ाई हो रही है। हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं। काशी, खीर खा लो। नहीं नंदिनी, माझं मन नाहीये।
अपने आई बाबा के झगड़े को लेकर परेशान हो? इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? पति पत्नी के बीच तो झगड़े होते रहते हैं ना। जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा तब तुम भी अपने पति के साथ ऐसे ही झगड़ोगी। यदि विवाह के बाद लोग ऐसे लड़ते हैं तो हमें विवाह नहीं करना, कदीस ना है। किसी सुंदर सलोने राजकुमार का रिश्ता आने दो, मगबग होया। राजकुमार हो या काला चोर, हमें विवाह नहीं करना तो नहीं करना। हम अपना घर छोड़कर ससुराल नहीं जाएंगे, समझ लो। शस्त्र चलाना कोई भी गुरु सिखा सकता है, पर इस संसार में कोई भी गुरु वीरता नहीं सिखा सकता। ये वो भाव है जो मात्र एक मां अपने बच्चे में बो सकती है। माता यदि कौशल्या हो तो हर बालक में राम छुपे होते हैं। औरंगजेब की कैद में जब हम शस्त्र विद्या नहीं सीख पाते थे तो हमारी आई साहिब हमें सुलेख लिखना सिखाती थी। उनका ये मानना है कि एक बार अगर हाथ कलम साध लें तो समय आने पर तलवार भी साध लेंगे। किसी के हस्तलेख से उसकी तलवारबाजी का अनुमान लगाया जा सकता है। मात्र हमारी आई ने ही नहीं, इस देश की हर मां ने बलिदान दिए हैं। ऐसे बलिदानी माओं की संतान इस देश के लिए अपने प्राण देने में पीछे कैसे रह सकती है? महाज जी से जो संपदा हमें प्राप्त हुई है उसमें से आधी सेना और हथियारों पे खर्च होगी, यानी आधी इस राष्ट्र के विकास और निर्माण में। हम प्रजा को यह बताना चाहते हैं कि हम मात्र वादे ही नहीं, इरादे भी लेकर आए हैं। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता है: अनुभव, हौसला यानी जुनून। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, यानी जुनून आपसे वो करवा जाता है जो आपने कभी सोचा नहीं हो कि आप कर सकते हैं। बाजी देशद्रोही, उसके बाबा देशद्रोही, तो फिर इस गांव में देशभक्त कौन है? सांगा ना। मुगलों के बारूद से इस गांव को बचाने वाला, एक बार नहीं बल्कि कई बार नासिर की नाक जमीन पर रगड़ने वाला, अजिंक्य तारा की रक्षा करने वाला, दौलताबाद में मुगलों को पराजित करने वाले बाजी और काका देशभक्त नहीं है तो फिर संसार में कोई देशभक्त नहीं है। काकू, वो लोग ऐसे आरोप लगा रहे हैं और आप शांत बैठी हैं। काकू, आप वीर भी और विद्वान भी, आप जाकर गांव वालों को समझाती क्यों नहीं? उनसे कहती क्यों नहीं कि आई किसी से कुछ नहीं कहेंगी और ना ही कहीं जाएंगी। हमने जो अपमान सहा है उसका एक अंश मात्र भी हम आई और भियू को नहीं सहने देंगे। तो फिर ठीक है, मैं जाकर गांव वालों को समझाता हूँ। गोटिया, किसी से कुछ कहने या सुनने की आवश्यकता नहीं है। काकू, आप अन्याय से लड़ने से रोक रही हैं। आप ही ने तो हमें वीरता का पाठ सिखाया है। आप ही ने तो अपने हाथों से बाजी को कवच पहनाकर युद्ध भूमि में भेजा था। जब एक बेटा लड़ सकता है तो फिर दूसरा क्यों नहीं? मैं भी लड़ूंगा काकू, मैं भी लड़ूंगा। गोटिया, लड़ा शत्रुओं से जाता है, अपनों से नहीं। अपनों को वार से नहीं, प्यार से जीता जाता है। तू नहीं लड़ेगा काकू। तुझे बाजी के मित्रता की सौगंध। आओ काकू, काय केलं तुम्ही? इससे अच्छा मेरे प्राण मांग लिए होते। मैं नया सौगंध तोड़ सकता हूँ और ना ही आपको इस स्थिति में देख सकता हूँ। कहाँ जा रहा है चिमना? आई, वो बाहर देशद्रोही लिखा है ना, उसे मिटाने। नहीं चिमना, जिन्होंने उसे लिखा है वही उसे मिटाएंगे। लक्षात ठेव,
तेरे पापा सत्य के साथ है और सत्य कभी किसी से नहीं छुपता, कभी नहीं। कल्ला हा आमचा थोरला पुत्र बाजी। क्या देख रहे हो? आई, जो संसार का सबसे कोमल शब्द भी है और सबसे कठोर शब्द भी है। जैसे ये सुलेख, इसमें दृढ़ता भी है और प्रवाह भी। म्हणजे आपके तलवार में तेजी, ताकत और लचक तीनों है। क्या सोच रहे हो? यही सोच रहा हूँ कि आज हम जो भी हैं मात्र अपनी मातृशक्ति के कारण है, और आज वही मातृशक्ति मुगलों के आतंक के कारण पीड़ित है, असुरक्षित है। आपकी आई साहेब आजम के कैद में है, और कुछ दिनों पहले उन मुगलों ने मेरी आई के प्राण लेने का भी प्रयास किया था। पूरे संसार में मात्र भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ नारी को पूजा जाता है। यदि हम नारी की, उनके सम्मान की रक्षा नहीं कर पाए तो हमारा जीवन पाप है। हमें आपके पीछे चलकर छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज के स्वप्न को पूरा करना है। हमें ऐसे राष्ट्र की नींव रखनी है जहाँ नारी के पांव में बेड़ी ना पड़ी हो। ये सम्मान जताने का नहीं, सम्मान प्राप्त करने का है। उठा। बाजीराव, मैं फक्त बाजिया है, अभी राव कहलाने के लायक नहीं हुआ। हमारे लिए तुम राव कहलाने के योग्य उसी क्षण हो गए थे जिस दिन तुमने दौलताबाद में मुगलों का बारूद ही नहीं, उनका साहस भी जलाकर धुआं कर दिया था। रानी बालाजी, आपने महार जी को हमारे पक्ष में लाकर हमारी बहुत बड़ी सहायता की है। हे श्रेयपण बाजीचंच, जो हमारा अनुभव और हौसला नहीं कर पाए वो इसकी जुनूनियत ने कर दिखाया। जब हम धन लेकर आ रहे थे तो हम पर हमला हुआ, और अब जब हम शस्त्र लेने आए तो शस्त्र गायब है। एक बार हो तो दुर्भाग्य, दूसरी बार हो तो षड्यंत्र। कोई तो है जो हमारी हर चाल पर दृष्टि गाड़े हुए है। कोई तो है जो ये प्रयास कर रहा है कि शाहू जी सिंहासन पर न बैठे। पर कौन? बाजीराव,
आज से तुम स्वराज के सेनानी हो बाजीराव। अभिनंदन। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। शाहू महाराजांचा छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र शंभाजी महाराज के पुत्र शाहू जी के सेवक का प्रणाम स्वीकार करें। भीयू पानी लेकर आ। आई उठ आई उठ। आई उठ। बाजी तो आ गया। भाई मैं हूँ चिमना। आ गया ना बाजी। आई ये चिमना भाव है। सब ठीक कर देगा। करेगा ना बाजी? करेगा ना ठीक? ओ भाई चिमना भाव आपको बुरा लग रहा है ना कि जब आप आई के लिए सब कुछ कर रहे हो तो भी आई को बाजी भाव की याद आ रही है। यदि भाव जितने सख्ते हो पाते तो आई को भाव की याद नहीं आती। हम तो तेरी छोटी सी भूल पर चिल्ला पड़े। आई की स्थिति बहुत खराब है। मैं यही आई के पास रुक। हम वैद्य काका को बुला कर लाते हैं। हम जानते हैं महाराज कि हमने सही पक्ष चुनने में थोड़ा विलंब कर दिया, पर हम क्या करते महाराज? इतने बरसों से हमने अपने पिता धाना जी को तारा रानी साहिब के प्रति वफादार देखा है, और इस तरह अचानक से वो आपके साथ आकर मिल गए। इसके पश्चात हमें समझते समझते थोड़ा समय लगा। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको धाना जी का हमारे साथ होने का कारण समझ में आ गया? जब कम्बख्श ने हमारी सेना के ऊपर आक्रमण किया तो
तो हम वहां से भाग गए, क्योंकि हम शत्रु से अपनी शर्तों पर लड़ना चाहते थे, उनकी शर्तों पर नहीं। महाराज, इस आक्रमण के बाद हमने सहायता के लिए एक के बाद एक कई संदेश भेजे, परंतु राजे ने हमारे एक भी संदेश का उत्तर नहीं दिया। और उसके बाद हमने निर्णय लिया कि जो राजा अपनी सेना का साथ नहीं दे सकता, हम ऐसे राजा का साथ नहीं देंगे। आपने हृदय को छू लेने वाली बातें बोली हैं चंद्रसेन जी। आप धाना जी के पुत्र हैं, पर मात्र इन बातों से हम आप पर विश्वास नहीं कर सकते। आप राजे पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने अपनी सेना से मुंह मोड़ लिया, जबकि आपने स्वयं भी तो यही किया था। युद्ध भूमि में अपनी सेना को छोड़कर भागने वाला सेनानायक वीर नहीं होता। आपने ना ही युद्ध भूमि में वीरता दिखाई, ना ही दौलताबाद में नीति कुशलता। आप ना ही वीर हैं, ना ही नीति कुशल। आपके पिता धाना जी के मुंह से हमने बालाजी के बारे में प्रशंसा सुनी, बाजी के बारे में प्रशंसा सुनी, पर आपकी नहीं। हम जानते हैं महाराज कि हम कई बार अपने पिता धाना जी, बालाजी और बाजी की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतरे, परंतु हम स्वयं को आपके लिए उपयोगी सिद्ध करके दिखाएंगे। महाराज, हम आपसे यह आशा नहीं करते हैं कि आप हमें अपना विश्वास पात्र माने। हम आपसे केवल इतनी आशा रखते हैं कि आप हमें अपना विश्वास पात्र बनने के लिए एक अवसर अवश्य दें। ठीक, हम आपको एक अवसर देते हैं, पर आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप हमें गलत नहीं सिद्ध होने देंगे। बाजी, तुम्हारे मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। बालाजी, हमारा अगला कदम क्या होगा? अब हमारे पास सेना भी है और धन भी। अब हमें शस्त्र चाहिए ताकि सतारा पर कूच करने से पहले हमारी सेना तैयार हो सके। ठीक है, तो आप और बाजी अभी जाकर सेना के लिए शस्त्र खरीदें। वैद्य काका, हमारी आई की स्थिति बहुत खराब है। उन्हें ज्वर है, वो होश में नहीं है। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। मैं किसी देशद्रोही की पत्नी या उसकी संतान की कोई सहायता नहीं करूंगा। वैद्य काका, आपको तो पता है ना, हमारी आई गर्भवती है। यदि आपने हमारी सहायता नहीं करी तो आई के साथ साथ शिशु भी संकट में पड़ जाएगा। इसमें उसकी क्या गलती है? गलती तुम्हारे पिता की है, जिसका दंड तुम्हारे पूरे परिवार को भुगतना ही पड़ेगा। यहाँ तो कोई नहीं है। हम सही स्थान पर तो आए हैं ना बाबा? हो बाजी, जिस शस्त्र विक्रेता के पास हम आए हैं वो आज से नहीं, पुश्तों से यही अपना शस्त्र का व्यापार चलाता है। पर वो अचानक गायब कहाँ हो गया? चलो
बाहर किसी से पूछ कर आते हैं, संभवतः किसी को पता हो। बाबा हो क्या है? हिरोली अभी भी गिली है आणि फूल भी ताजे है। म्हणजे अभी अभी शस्त्र पूजन हुआ है। फिर वो शस्त्र आणि शस्त्र बेचने वाला गए कहाँ? बाबा, जब हम धन लेकर आ रहे थे तो हम पर हमला हुआ, और अब जब हम शस्त्र लेने आए तो शस्त्र गायब है। एक बार हो तो दुर्भाग्य, दूसरी बार हो तो षड्यंत्र। कोई तो है जो हमारी हर चाल पर दृष्टि गाड़े हुए है। कोई तो है जो ये प्रयास कर रहा है कि शाहू जी सिंहासन पर ना बैठे। पर कौन? मैंने नहीं सोचा था कि बाजी और बालाजी को पता चल जाएगा कि शस्त्र विक्रेता का अपहरण किया गया है। तुमने नहीं सोचा था, पर हमने सोचा था कि बालाजी और बाजी ये समझ जाएंगे कि कोई तो है जो शाहू जी की राह में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है। और बाजी का संदेह हमारे ऊपर जाएगा, और यही तो हम चाहते हैं। बाजी और हमारा संबंध इस दिए की लौ और इस पतंगे की भांति है। जिस प्रकार ये पतंगा जानता है कि यदि ये इस लौ के पास गया तो जलकर भस्म हो जाएगा, परंतु उसके बाद भी ये पतंगा स्वयं को रोक नहीं पाता और जलकर भस्म हो जाता है। चंद्रसेन की क्रोध रूपी लौ में बाजी का जलकर भस्म हो जाना ही उसका भाग्य है। आप क्या करने वाले हो? हम बाजी को शाहू जी की नजरों में गिराएंगे। बाजी हमारे विरुद्ध सबूत एकत्रित करने का प्रयास करेगा और हम उसे सबूत देंगे, पर जब वो शाहू जी के सामने हमें अपराधी सिद्ध करने का प्रयास करेगा तो वो कर नहीं पाएगा। उसके पश्चात शाहू जी उसे अपने से दूर कर देंगे, और जब एक ढाल किसी योद्धा से दूर हो जाए ना तो उस योद्धा पर वार करना अत्यंत सरल हो जाता है। शाहू जी आशा का दीपक बनकर आए हैं, और ये आशा का दीपक जलने से पहले ही बुझ जाएगा। भाग्य हमारे इतना विपरीत कैसे हो सकता है? हम एक कदम आगे लेते हैं तो वो हमें 2 कदम पीछे ढकेल देता है। शाहू जी, मार्ग के ये अवरोध ही आपको लक्ष्य तक पहुंचाने की शक्ति देंगे। बाण को आगे जाने के पहले पीछे जाना ही होता है। और युद्ध में हथियार नहीं, सैनिक लड़ते हैं। हमें हथियार नहीं मिले तो क्या हुआ, हम अपने हाथों को हथियार बना लेंगे। हम तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हैं बाजी, पर युद्ध भावनाओं से नहीं जीते जाते। यदि हथियार मिलने में हमें और विलंब हुआ तो हमारी
पहले से खराब स्थिति और खराब हो जाएगी। क्या ये कैसे संभव है? उसे भेजो। बालाजी और बाजी जिस शस्त्र विक्रेता के पास गए थे वो स्वयं चलकर यहां पहुंच चुका है। तो तुम ही हो वो शस्त्र विक्रेता? जी महाराज। तुम जिस स्थान पे व्यापार करते हो वो स्थान खाली क्यों किया तुमने? महाराज हम लोग 7 पुस्तों से वहां व्यापार करते हैं, भला हम अपना स्थान क्यों खाली करेंगे? पर मैं और मेरे बाबा वहाँ गए थे, वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम कहाँ गए थे, पर हमारे यहाँ पे कोई नहीं आया था, ना तुम ना तुम्हारे बाबा। तो फिर तुम यहाँ कैसे पहुंचे? महाराज आपका एक सैनिक हमारे इलाके में पूछताछ कर रहा था, उसी के द्वारा पता चला कि आपको हमारी सहायता की जरूरत है। जब हमें सूचना मिली कि बालाजी को संदेह है कि कोई है जो हमारी गुप्त सूचनाएं बाहर भेज रहा है, और इस तथ्य की जांच करने के लिए हमने अपना एक सैनिक बाहर भेजा था। बालाजी, आपने महाराज से झूठ क्यों बोला? मेरे बाबा झूठ नहीं बोलते, समझना? बाजी, बाजी, तलवार खाली टेप। तुम्हारे पिता झूठ नहीं बोलते होंगे, पर वो मात्र तुम्हारे बाबा नहीं है, एक कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं। और एक राजनीतिज्ञ झूठ बोले ना बोले, पर सत्य कभी नहीं बोलता। सत्य यानी असत्य का निर्णय महाराज पर छोड़ दीजिए चंद्रसेन जी। कई बार ऐसा होता है कि मनुष्य अपने लक्ष्य के बहुत नजदीक पहुंचकर भी उसे देख नहीं पाता। संभव है कि आपके साथ भी यही हुआ होगा बालाजी। संभव है कि आप अपना मार्ग भटक गए हो, पर यह शस्त्र विक्रेता अपने लक्ष्य तक आ पहुंचा है। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब हमारे पास सेना भी है और हथियार भी, पर जो हमारे पास नहीं है वो आपकी कूटनीति हमें लाके देगी बालाजी। महाराज, ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है? बाप्पा जी। बाप्पा जी, बाप्पा जी तो अत्यंत वीर और लोकप्रिय मराठा सरदार है। उनकी औरंगाबाद के कान्होजी के साथ घनिष्ठता है, जिन्होंने बालाजी को युद्ध में सहायता की थी। अगर वो हमारे साथ आ गए तो हमारी सैनिक सामर्थ्य इतनी हो जाएगी कि हम सतारा पर कूच कर सकते हैं शाहू जी। यदि ऐसा है तो हम अभी बापा जी को लेने के लिए रवाना होते हैं महाराज। बाबा, आप जानते थे कि वो शस्त्र विक्रेता झूठ बोल रहा है, फिर भी आप चुप रहे। मला वाटता कि चंद्रसेन ने ये सब बस आपको शाहू जी की दृष्टि में गिराने के लिए किया और कुछ नहीं। तुम जो कह रहे हो उस बात का कोई प्रमाण है बाजी? चंद्रसेन का व्यवहार ही उसके छल का प्रमाण है बाबा। वो दौलताबाद में काया सिद्ध हुआ। कम्बख्श के आक्रमण के समय वो अपनी सेना को छोड़कर भाग गए। उन्होंने अपने प्राण बचाने के लिए अपने परम मित्र के प्राण देने में भी संकोच नहीं किया। राजनीति में महत्व इस बात का नहीं कि कल क्या हुआ था, महत्व इस बात का है कि आज क्या हो रहा है। चंद्रसेन के विरुद्ध
हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है बाजी। आणि प्रमाण के बिना शाहू जी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। ये तख्त बड़ा बेवफा होता है चंद्रसेन। ख्वाबों में तो आता है पर हाथ में नहीं आता। शाहू जी ताज तो पहनना चाहते हैं, पर अगर ताज पहनने के लिए सर ही ना रहे तो? चंद्रसेन के विरुद्ध हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है बाजी। आणि प्रमाण के बिना शाहू जी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। बाजी, राजनीति में सही समय पर सही काम करने से अधिक गलत समय पर गलत काम ना करना होता है। पर बाबा, आपको तो सत्य का साथ देने के बाद भी झूठा कहा गया, कैसा कहा है? इससे हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से कि शाहू जी के वापस आते ही वो षड्यंत्रों के बीच घिर गए। हमारी अनुपस्थिति में शाहू जी की षड्यंत्रों से रक्षा करना तुम्हारा दायित्व है बाजी। और ये सही कहते हैं, समय बहुत खराब है, हमें अत्यंत सावधान रहना होगा। और किसी पर आरोप लगाने से पहले हमें पूर्ण सत्य जानना होगा बाजी, समझला? खान साहब, हमने आपके और पंत जी के कहने पर शाहू जी के मन में बालाजी और बाजी के प्रति संदेह तो उत्पन्न कर दिया है, पर हमें लगता नहीं है कि मात्र इतना पर्याप्त होगा। और यदि बालाजी बापा जी केतकर को शाहू जी के साथ मिलाने में कामयाब हो गए ना, तो शाहू जी की शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि उनको सातारा पर कूच करने के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। और उसके पश्चात वो वहां पर जाएंगे और सिंहासन पर राज करेंगे। ये तख्त बड़ा बेवफा होता है चंद्रसेन। ख्वाबों में तो आता है पर हाथ में नहीं आता। शाहू जी ताज तो पहनना चाहते हैं, पर अगर ताज पहनने के लिए सर ही ना रहे तो? शाहू जी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो छत्रपति शिवाजी महाराज के पौत्र हैं और हम उनकी हत्या नहीं कर सकते। यहां आने से पहले हम राजे और पंत जी से मिलकर आए थे, उन्होंने हमें ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं चंद्रसेन। जरा सोचो, अगर बालाजी बप्पा जी केतकर को शाहू जी के साथ ले आए तो शाहू जी के यहां आपकी क्या हैसियत बचेगी? गले में पट्टा बांधकर बालाजी के नीचे काम करना पड़ेगा। पर अगर आपने शाहू जी को रास्ते से हटा दिया तो राजे के दरबार में आपके ऊपर सिर्फ राजे होंगे और कोई नहीं। आपकी दौलत और ताकत की कोई हद नहीं होगी। फिर आप बालाजी और बाजी को ही क्या, उनके पूरे कुनबे को खाक में मिला देंगे, तब भी कोई कुछ नहीं कहेगा। वैद्य जी कब आए? वैद्य जी यही आई, वैद्यराज जमुना जी महाराज। ये काढ़ा तूने बनाया? हो आई, जमुना भाव ने तुलसी आणि नीम की पत्तियों में लौंग डालकर काढ़ा बनाया और तुझे और शिशु को पीड़ा से आराम देने वाला जड़ी बूटियों का तेल भी जमुना भाव ने ही बनाया है। कहाँ से सीखा ये सब? हमने ये सब सुश्रुत सुनीता से सीखा है। हमसे तेरी पीड़ा देखी नहीं जा रही थी तो हमने ये सब करने का निर्णय स्वयं लिया। यदि भाव होते
तो वो कुछ ना कुछ करके वैद्य जी को ले आते, पर हम ये करने में सफल नहीं हो पाए। हम भाऊ जैसा नहीं बन पाए। जमुना, तुझे बाजी जैसा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। बाजी मेरा सूर्य है तो तू चंद्रमा है। चंद्रमा सूर्य नहीं होता पर सूर्य से कम भी नहीं होता। मैं बाजी और बिहू की चिंता में इतनी उलझी रही कि मुझे पता ही नहीं चला मेरा दूसरा बेटा कितना बड़ा, कितना योग्य हो गया है। तुझे बाजी जैसा बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो शस्त्र निपुण है तो तू शास्त्र निपुण है। तुम दोनों मिलके पूरे होते हो। कल्ला, मेरे 2 भाऊ हैं। यदि ये शिशु कन्या हो जाए तो एक बहन भी आ जाएगी। हो, तुम दोनों को भूख लगी होगी ना? मैं कुछ विशेष बना के खिलाती हूँ। नहीं आई, तू क्यों बनाएगी? मैं और चिमना भाऊ मिलकर तेरे लिए भोजन बनाएंगे। बर। जमकर प्रहार करो। अभ्यास में जितना अधिक पसीना बहाओगे, युद्ध में उतना कम रक्त बहेगा। काय झालं बाजी? ध्यान कहाँ है आज? बाजी, तलवार और नारी दोनों एक समान होती हैं। एक बार हाथ में आ जाए तो दोनों को पूर्ण समर्पण चाहिए होता है। और यदि तुम्हारा ध्यान उन दोनों से दूर गया तो दोनों तुमसे दूर चली जाती हैं। मेरा परिचय भी नारी के एक रूप से ही है। मेरा परिचय माँ से है, इसीलिए इस तलवार में मुझे उसकी ही छाया दिखती है। उसी सम्मान से मैं इसे धारण करता हूँ। और माँ बड़े से बड़े संकट में भी अपने पुत्र का साथ नहीं छोड़ती और जरूरत पड़ने पर वो अपने पुत्र के शत्रुओं का हृदय निकाल लेती है। हम जानते हैं बाजी कि तुम हम पर विश्वास नहीं करते, पर हम दोनों की शत्रुता अब एक अतीत की बात हो चुकी है। और वीर इतिहास को याद नहीं रखते हैं, इतिहास बनाते हैं। जो इतिहास याद नहीं रखते वो स्वयं इतिहास बन जाते हैं चंद्रसेन जी। मैंने तुमसे पहले ही कहा था बाजी कि कमरुद्दीन से जाकर माफी मांग लो। तलवार तो उस मुगल की थी, मगर मेरे प्राण उस चंद्रसेन ने लिए बाजी। मैं इतिहास भी याद रखता हूँ और इतिहास से सीखे सबक भी। भाऊ, घर में कुछ भी नहीं है, हम क्या बनाएंगे? यदि आई कोई स्थिति में सही समय पर पौष्टिक आहार नहीं मिला तो बात बहुत बिगड़ सकती है। गोटिया भाऊ, आप यहाँ? आई ने तो आपको सौगंध दी थी कि आप हमारी सहायता नहीं करेंगे। काकू की सौगंध गोटिया को रोक सकती है, पर लंगोटिया को नहीं। और मेरी तरह ये भी जानता है, जब ये भूखा था तो सिर्फ राधा काकू ने इसे खाना खिलाया था। जा लंगोटिया,
यूं अचानक बिना सूचना दिए आप कभी नहीं आती। रानी साहब, अपनों को आने के लिए आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। इतने वर्षों से आपके पति इस साम्राज्य का एक स्तंभ है। हर स्थिति में उन्होंने हमारा साथ दिया है। उनके और उनके परिवार के लिए इस महल के द्वार सदैव खुले हैं। अर्शी, तुमने रानी साहब के लिए जो उपहार बनाया है उनके चरणों में अर्पित करो। जाओ। अप्रतिम, ये तुमने बनाया? हो, आमच्या हाताने। अरे वाह शिवभाई, आपकी पुत्री तो सर्वगुण संपन्न है। धन्यवाद रानी साहब। बच्चों को अतिथि कक्ष में ले जाओ और इनके भोजन का प्रबंध करो। शिवभाई, आपने अपनी पुत्री को शिक्षा भी अच्छी दी है और संस्कार भी। ऐसी सुंदरता, इतनी विनम्रता तो राजघराने की लड़कियों में भी नहीं होती। धन्यवाद रानी साहब। पण काशी के लिए वर ढूंढना बड़ा कठिन हो रहा है। रिश्ते तो बहुत आते हैं, पण सब धन के कारण, उसके गुणों के कारण नहीं। हम चाहते हैं कि काशी का विवाह ऐसी जगह हो जहां उसके गुण विकसित हो सके, उसे ऐसी सास मिले जिसकी छत्र छाया में रहकर वो बन सके जो वो बन सकती है। उसे ऊंचे कुल का पति मिले जो वीर हो पर कठोर नहीं। ऐसा ससुराल मिले जहां उसे परायापन ना लगे। और आप भी तो कह रही थी ना कि वो कितनी सुंदर है, उसका हृदय कितना कोमल है। ऐसे तो राजवंशी कन्याएं भी नहीं होती। इसलिए हमने घुमा फिरा के बात करना राजनीति में शोभा देता है शिवभाई, घरेलू मामलों में नहीं। साफ साफ क्यों नहीं बताती कि आप राजे के लिए काशी का रिश्ता लेकर आई हैं? रानी साहब, रिश्ता जोड़ना या ना जोड़ना ये तो सब राजाओं का काम होता है। हम प्रजा तो बस उम्मीद जोड़ सकती है। शिवभाई, वर्तमान स्थिति में सातारा की राजनीति भंवर में है और सिंहासन भी। और तूफान में दीपक नहीं जलाया जाता। एक बार ये तूफान गुजर जाए, उसके बाद नए रिश्ते बनाने के बारे में सोचेंगे। हो रानी साहब, खूब खूब धन्यवाद। रानी साहब को अभी तक इनके शाहू जी को समर्थन देने का पता नहीं चला है। महादेव करे कि जब तक काशी और राजे का रिश्ता तय नहीं हो जाता तब तक स्थिति यूं ही बनी रहे। इंद्रसेन रात्रि के इस पहर में कहाँ जा रहा है? भाई साहब, हमें क्षमा कर दीजिए। हम अभी तक आपको दुश्मन की कैद से आजाद नहीं करवा पाए। महाराज!
बाजी, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रहे हो? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं चंद्रसेन जी देंगे। चंद्रसेन जी, आप स्वयं अपने अपराध को स्वीकार करेंगे या मैं करवाऊं? बाजी, तुम ये क्या कह रहे हो? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाजी, तलवार खाली। महाराज, मैंने चंद्रसेन जी को आपकी तरफ नंगी तलवार लाते हुए देखा था, इसीलिए मैं इनके पीछे आया। हम अपने पिताजी के पास बैठे हुए थे, तो हम यहाँ पर तलवार लेकर कैसे आ सकते हैं? झूठ मत बोलिए चंद्रसेन जी, मैंने आपकी तलवार देखी थी। चंद्रसेन जी आपकी हत्या करने आ रहे थे महाराज। बाजी, हमारी तलवार हमारे पास है। ये हम श्रीपत राव जी और अपने पिताजी के साथ बैठकर शाहू जी के राज्याभिषेक के बारे में विचार विमर्श कर रहे थे। चंद्रसेन सत्य कह रहे हैं बाजी। चंद्रसेन तो हमारे साथ थे शाहू जी। जी साहू जी, धनाजी सत्य कह रहे हैं। ये कैसे संभव है? तुम्हें तुम्हारा पिछला नाकाम हमला तो याद होगा ना? ये हमारे वस्त्र और हमारी तलवार है, इसे धारण कर लो। तुम्हें बाजी को यह विश्वास दिलाना है कि हम शाहू जी की हत्या करने जा रहे हैं। उसके पश्चात बाजी तुम्हारा पीछा करते करते छत तक आ जाएगा। बाजी, इस समय नंगी तलवार मात्र एक व्यक्ति के हाथ में है, तुम्हारे। अगर यहाँ कोई हमलावर था तो वो गया कहाँ? मैंने किसी को देखा था महाराज। अरे पर किसे देखा था बाजी, किसे देखा था? मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है बेटा, कहीं तुम नींद में तो नहीं चलने लगे? मैं नींद में नहीं था काका, छत पर कोई हमलावर था। जिसका चेहरा देखे बिना तुम इस निर्णय पर पहुंच गए कि हमलावर हम हैं? हमारे ऊपर ऐसा संगीन आरोप लगाने से पहले तुम्हें लज्जा नहीं आई बाजी? तुम और तुम्हारे पिता आज तक हमें अपना शत्रु मानते रहे, पर तुमने यह कैसे मान लिया कि धाना जी का पुत्र एक देशद्रोही हो सकता है? मैंने तुम्हें और तुम्हारे पिता को सदैव एक प्रतिद्वंदी की तरह समझा, और तुम दोनों ने मुझे अपना शत्रु। बाजी, तुम जानते हो कि हम बालाजी पर और तुम पर अपने पुत्र से भी ज्यादा विश्वास करते हैं, पर इस बार तुम गलत हो। चंद्रसेन सत्य कह रहे हैं। शाहू जी, यदि स्वराज के सिपाही आपस में ही लड़ेंगे तो फिर शत्रु से कौन लड़ेगा? आज ये हमारा नाम लेकर आपके सामने नंगी तलवार लेकर खड़ा हो गया, कल को तलवार चलाएगा ये और नाम लेगा हमारा। मैंने शाहू जी को अपनी तलवार अर्पण की है, उनके सामने मैंने स्वराज की शपथ ली है। शपथ लेने में और उसको निभाने में बहुत अंतर होता है बाजी। बाजी, विश्वास बनाने में वर्षों लग जाते हैं, पर उसे टूटने में एक क्षण लगता है। यानी एक बार विश्वास टूट गया तो फिर उसका जुड़ना बहुत कठिन है। इस समय सारी स्थितियां, सारे प्रमाण तुम्हारे विरुद्ध हैं बाजी। चंद्रसेन जी से तुम्हारी व्यक्तिगत शत्रुता तुम्हारे देश प्रेम पर भारी पड़ रही है। इसीलिए हम निर्णय लेते हैं कि जब तक बालाजी लौट नहीं आते
तब तक तुम नजरबंद रहोगे। महाराज एक बार बात तो सुन लीजिए। महाराज अब ना बालाजी हैं ना बाजी, अब शाहू जी को हमसे कौन बचाएगा? क्या तुम बाजी के परिवार की सहायता कर रहे हो? बाळू ने स्वयं तुम्हें ये करते देखा है। चुगलीखोर के बच्चे! छोटिया, तुमने स्वयं अपने मुंह से अपने अपराध की पुष्टि कर दी है। अब तुम्हें और तुम्हारे परिवार को दंड दिया जाएगा। चलो इसका घर जला देते हैं, फिर अपने घर की आग में ये बाजी के परिवार की सहायता के लिए रोटी सेकेगा।